मैं कस्टम्स में 11 साल से काम करता हूँ और इतने सालों में मैंने फेक मिल्क पाउडर देखा है जिसके अंदर ड्रग्स छुपाए जाते हैं। मैंने अपने घर के सामने आने वाले गेस्ट्स भी देखे हैं और हर तरह की ट्रिक्स भी देखी हैं, लेकिन फिर भी उस दिन कुछ अबनॉर्मल नहीं था। फिर भी मुझे बिल्कुल भी ईज फील नहीं हो रही थी। जिस पर मैं उससे बॉक्स खोलने के लिए कहता हूँ। घर के फ्लोर पर बॉक्स के अंदर 3 स्टोन्स बिल्कुल चुपचाप पड़े होते हैं। वो हल्के हल्के फ्लटर कर रहे होते हैं और देखने में बिल्कुल वैसे लगते हैं जैसे कहीं भी पड़े मिल जाएं। जिस पर मैं उन्हें लगातार 3 सेकंड तक घूरता रहता हूँ और एक भी शब्द नहीं बोलता। फिर मैं प्राइस मशीन को पिंच करता हूँ और एक कोड वर्ड बोल देता हूँ, जिसके बाद सिर्फ 10 मिनट में पूरा एयरपोर्ट सील कर दिया गया। मैं कस्टम्स में 11 साल से काम कर रहा हूँ और ये जॉब मेरी सारी अनरियलिस्टिक फैंटेसी को फ्लैट कर चुकी है और मेरी इंट्यूशन को बार बार टेस्ट कर चुकी है। मैंने ऐसे बिजनेसमैन देखे हैं जो खुद को बिलियनियर बताते हैं, लेकिन उनकी आंखों में सिर्फ ग्रीड दिखती है। और फिर मैंने ऐसे यंग लोग भी देखे हैं जो दर्जनों कैप्सूल्स निगल लेते हैं ताकि अपने बॉडी का यूज करके सिस्टम को ब्रेक कर सकें, लेकिन उनकी आंखों में कोई इमोशन नहीं होता, सिर्फ नमनेस होती है। 11 सालों में मैंने बहुत सारी आंखें देखी हैं। आज मैं इंटरनेशनल अराइवल के 3rd लाइन स्टेशन बिल्डिंग के नंबर 6T टेबल पर ड्यूटी कर रहा था। दोपहर के 3 बजे थे और लोगों की भीड़ बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। तभी एक यंग लड़का एक सिल्वर सूटकेस को पुश करता हुआ मेरे काउंटर तक आता है। वह बिल्कुल ऑर्डिनरी दिख रहा होता है, व्हाइट टी शर्ट, जीन्स और ब्लैक फ्रेम वाला चश्मा पहने हुए। उसका पूरा लुक किसी स्टूडेंट जैसा लग रहा होता है, जिस पर वह मुझे अपना पासपोर्ट देता है। पासपोर्ट बिल्कुल नया होता है। मैं उसे खोलता हूँ और उस पर लिखा होता है गो युआन, उम्र 21 साल, कंट्री ए से पढ़ाई करके वापस लौटा है। जिस पर मैं पासपोर्ट वापस उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता हूँ, चाइना में वापस आने पर वेलकम। वह हल्का सा स्माइल करता है और थैंक यू बोलता है। उसका हाथ बिल्कुल स्टेडी होता है और उसके नेल्स भी बहुत साफ तरीके से कटे होते हैं। फिर वह सूटकेस को आगे बढ़ाता है और कन्वेयर बेल्ट की तरफ जाने लगता है। तभी मैं उसे रोकते हुए कहता हूँ, 1 मिनट रुकिए। जिस पर गौ युवान रुक जाता है और पलटकर मेरी तरफ देखता है। उसकी आंखों में उतनी ही डाउट होती है जितनी इस सिचुएशन में होनी चाहिए। फिर मैं उससे कहता हूँ, सर आपका लगेज एक्सरे मशीन से होकर जाएगा। जिस पर वह बस सिर हिलाता है और बिना किसी इरिटेशन के खुद ही सूटकेस को कन्वेयर बेल्ट पर रख देता है। सब कुछ बहुत ज्यादा रेगुलर लग रहा होता है, बहुत ज्यादा नॉर्मल। जिस पर मैं मॉनिटर की स्क्रीन को ध्यान से देखता हूँ। एक्सरे में उसके कपड़े, बुक्स, कुछ लोकल प्रोडक्ट्स, एक टी शर्ट और एक नाइफ दिखता है। सब कुछ रूल्स के हिसाब से साफ दिख रहा होता है, ना कोई एक्स्ट्रा डेंसिटी, ना कोई अजीब शेप। एक्सरे मशीन देखने वाला श्याओली मुझे ओके का जेस्चर देता है, लेकिन मैं नहीं हिलता। मेरी नजर अब भी गौ युआन के चेहरे पर होती है। वह बिल्कुल शांत खड़ा रहता है और क्वाइटली वेट कर रहा होता है। उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल भी होती है, लेकिन फिर उसका लेफ्ट थंब बिना उसे खुद रियलाइज हुए बार बार उसकी इंडेक्स फिंगर के दूसरे जॉइंट को रब कर रहा होता है। फिर दोबारा और फिर दोबारा। ये एक बहुत कॉमन हैबिट होती है जब कोई इंसान अंदर से बहुत ज्यादा नर्वस होता है और खुद को काम करने के लिए छोटी छोटी मूवमेंट करता रहता है। जिस पर मेरे दिमाग में सिर्फ एक सवाल आता है, अगर सूटकेस में कुछ नहीं है तो फिर ये इतना नर्वस क्यों है? तभी शाओली कहता है, सर सूटकेस क्लियर है, इसे जाने दीजिए। जिस पर गौ युआन सिर हिलाता है और सूटकेस उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी मैं कहता हूँ, बॉक्स खोलिए। मेरी आवाज ज्यादा लाउड नहीं होती, लेकिन बिल्कुल क्लियर होती है। जिस पर शाओली एक पल के लिए रुक जाता है और गौ युआन का हाथ भी हवा में ही रुक जाता है। उसके चेहरे की स्माइल भी वहीं फ्रीज हो जाती है, लेकिन फिर कुछ सेकंड बाद वह खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करता है और कहता है, लेकिन ऑफिसर आपने तो कहा था कि सब ठीक है। उसकी आवाज अब भी काम लग रही होती है, लेकिन उसका लेफ्ट हैंड अब रुक चुका होता है। उसकी उंगलियां कस जाती हैं और हाथ की मसल्स टाइट हो जाती हैं। जिस पर मैं उसकी आंखों में देखते हुए सिर्फ एक बार फिर कहता हूँ, चेकिंग के लिए प्लीज कोऑपरेट कीजिए, बॉक्स खोलिए। मैं और गौ युआन करीब 3 सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर वह अपनी नजर नीचे कर लेता है और धीरे से कहता है, ठीक है। जिसके बाद वह सूटकेस को टेबल पर रखता है, पासवर्ड डालता है और बॉक्स खोल देता है। बॉक्स अंदर से भी बिल्कुल उसकी तरह क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड होता है। कपड़े वैक्यूम बैग में पैक होते हैं, बुक्स कवर में रखी होती हैं, हर चीज अपनी जगह पर होती है। जिस पर मैं ग्लव्स पहनता हूँ और एक एक चीज बाहर निकालना शुरू करता हूँ। मैं हर बुक को खोलकर चेक करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिलता। इधर आसपास खड़े पैसेंजर्स धीरे धीरे कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि मैं जरूरत से ज्यादा इश्यू बना रहा हूँ और सबका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। श्याओली भी मुझे देख रहा होता है, जैसे उसे लग रहा हो कि आज मैं कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव बिहेव कर रहा हूँ। उधर गौ युआन के होंठों पर फिर से हल्की सी स्माइल वापस आने लगती है, जैसे अब उसे लग रहा हो कि वह बच गया है, लेकिन मैं किसी की तरफ ध्यान नहीं देता। मैं पूरे सूटकेस को पूरी तरह खाली कर देता हूँ। फिर मैं अपने नकल से सूटकेस के नीचे वाले लेयर पर हल्का सा टैप करता हूँ, जिस पर एक बहुत डल आवाज आती है। मैं धीरे से सिर उठाकर गाओ युआन की तरफ देखता हूँ और इस बार उसके चेहरे से स्माइल पूरी तरह गायब हो चुकी होती है। उसकी जगह उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका होता है। जिस पर मैं उससे पूछता हूँ, इस बॉक्स के नीचे एक्स्ट्रा लेयर क्यों है? उसका एडम्स एप्पल ऊपर नीचे होने लगता है।
फिर वह कहता है, मुझे नहीं पता था कि इस बॉक्स में कोई एक्स्ट्रा लेयर भी है। लेकिन उसकी आवाज अब सूखने लगी होती है, जिस पर मैं फिर से कहता हूँ, इसे खोलो। इसके बाद मैं टेबल के नीचे से एक मल्टी फंक्शन स्क्रू ड्राइवर निकालता हूँ। गौ युआन उस टूल को देखता है और उसके होंठ कांपने लगते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं करता। जिस पर मैं बिना कुछ बोले स्क्रू ड्राइवर के फ्लैट हेड को नीचे वाले गैप में डालता हूँ और जोर से प्रा करता हूँ। कुछ ही सेकंड में नीचे वाली लेयर क्रैक हो जाती है और उसके अंदर से मिट्टी और इंजन ऑयल की मिली हुई हल्की स्मेल बाहर आने लगती है। फिर मैं पूरी लाइनर बोर्ड को खींचकर बाहर निकाल देता हूँ। उस एक्स्ट्रा लेयर के अंदर एक मोटी स्पंज लगी होती है और उस स्पंज में 3 बिल्कुल परफेक्ट ग्रूव्स बने होते हैं, जिनके अंदर 3 स्टोनस पड़े होते हैं। वो बिल्कुल शांत पड़े होते हैं और हल्का हल्का फ्लटर कर रहे होते हैं। उनके एडजस्ट बिल्कुल अनइवन होते हैं और देखने में वो बिल्कुल वैसे लगते हैं जैसे किसी भी नदी के किनारे पड़े छोटे पत्थर, जिस पर आसपास खड़े पैसेंजर्स भी आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। लेकिन गौ युआन की हालत पूरी तरह बदल चुकी होती है। उसका पूरा शरीर जैसे अचानक खाली हो गया हो। वह टी टेबल का सहारा लेकर खड़ा रहता है और तेजी से सांस ले रहा होता है। फिर वह उन तीनों स्टोन्स की तरफ देखता है और उसकी आंखों में सिर्फ डर दिखाई दे रहा होता है। लेकिन मैं उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता, क्योंकि मेरा पूरा अटेंशन अब उन तीनों स्टोन्स पर होता है, जिस पर मैं उन्हें लगातार 3 सेकंड तक घूरता रहता हूँ। फिर मैं हाथ बढ़ाता हूँ और उनमें से एक स्टोन उठा लेता हूँ। वह स्टोन बिल्कुल ठंडा होता है, उसका वेट काफी हैवी होता है और उसकी सरफेस भी रफ होती है, यहाँ तक कि उसके ऊपर सूखी मिट्टी भी लगी होती है। जिस पर मैं उसे अपने सामने लाता हूँ और टी टेबल के ऊपर लगी ब्राइट लाइट की तरफ करके अलग अलग एंगल से देखने लगता हूँ। फिर एक बहुत छोटे से एंगल पर उस स्टोन की सरफेस पर एक हल्की सी पर्पल लाइन चमकती है। वह इतनी हल्की होती है कि नॉर्मल आंखों से शायद ही दिखाई दे, लेकिन जैसे ही मैं उसे देखता हूँ मेरे दिमाग में कुछ फ्लैश होने लगता है, जिस पर मैं तुरंत उस स्टोन को वापस रख देता हूँ और बिना कुछ बोले अपने शोल्डर पर लटकी मशीन उठा लेता हूँ। फिर मैं कॉल बटन दबाता हूँ। उसी पल पूरे टी हॉल का शोर जैसे मुझसे अलग हो जाता है। मेरी आवाज बिल्कुल स्टेडी होती है और मैं सिर्फ एक लाइन बोलता हूँ, जिसे सिर्फ मैं और कैप्टन जोंग ली ही समझते हैं। प्लेटफॉर्म 6, स्टोन बहुत हार्ड है। जिस पर मशीन में 1 सेकंड की साइलेंस होती है। फिर कैप्टन जोंग ली की तरफ से सिर्फ 2 वर्ड्स आते हैं, रिसीव्ड। इसके सिर्फ 10 मिनट बाद थर्ड लाइन स्टेशन बिल्डिंग का पूरा एस हुआ एरिया सील कर दिया जाता है। हर एंट्री और एग्जिट पूरी तरह ब्लॉक कर दी जाती है। फिर अचानक बहुत तेज सायरन बजने लगता है। जैसे ही अलार्म बजता है, पूरा टी हॉल एकदम से पैनिक में बदल जाता है। पैसेंजर्स चिल्लाने लगते हैं, बच्चे रोने लगते हैं और एयरपोर्ट की अनाउंसमेंट बार बार इवैक्यूएशन का ऑर्डर देने लगती है। लेकिन मैं इन सब पर ध्यान नहीं देता, जिस पर मैं तुरंत उन तीनों स्टोनर्स को वापस नीचे रख देता हूँ। फिर लाइनर बोर्ड को वापस लगाता हूँ, सूटकेस बंद करता हूँ और उसके ऊपर हाईएस्ट लेवल सील लगा देता हूँ। मैं ये सब खत्म ही करता हूँ, तभी एयरपोर्ट स्वॉट पुलिस पूरी तैयारी के साथ अंदर आ जाती है। वे पूरे एरिया को घेर लेते हैं और हर किसी को वहीं रुकने का ऑर्डर देते हैं। कोई भी अपनी जगह से हिल नहीं सकता। जिस पर कैप्टन जोंगली कस्टम्स एयरक्राफ्ट डिपार्टमेंट के 2 लोगों के साथ सीधे मेरी तरफ आता है। उसके चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। उसके माथे पर साफ पसीना होता है, लेकिन वह एक भी फालतू बात नहीं करता। जिस पर वह मुझसे पूछता है, टारगेट कौन है। मैं तुरंत गौ युआन की तरफ इशारा करता हूँ, जो नीचे बैठा होता है। फिर मैं कहता हूँ, उम्र 21 साल, कंट्री ए से वापस आया है, सस्पेक्ट यही है और उसके सूटकेस में ये 3 स्टोन्स मिले हैं। फिर मैं सिल्वर सूटकेस की तरफ इशारा करता हूँ और धीरे से वही कोड दोबारा बोलता हूँ, स्टोन बहुत बहुत हार्ड है। जिस पर झोंग ली का चेहरा तुरंत बदल जाता है, क्योंकि कस्टम्स के इंटरनल सिस्टम में स्टोन बहुत हार्ड नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट का सबसे बड़ा कोड होता है। एक बार अगर ये कोड यूज हो जाए तो इसका मतलब होता है कि ऐसा स्मगलिंग केस सामने आया है जो देश के सबसे बड़े हितों को नुकसान पहुंचा सकता है, और इस लेवल के केस को कस्टम्स अकेले हैंडल नहीं कर सकता। इसे तुरंत नेशनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को देना पड़ता है। मैं और झोंग ली 7 साल से साथ काम कर रहे होते हैं, लेकिन इन 7 सालों में मैंने ये कोड एक बार भी यूज नहीं किया होता, जिस पर उसे पता होता है कि मैं कभी मजाक में ये नहीं बोलूंगा। फिर वह बहुत धीमी आवाज में पूछता है, तुम्हें पूरा यकीन है। जिस पर मैं बिना 1 सेकंड रुके कहता हूँ, 100%। इसके बाद वह मुझसे कोई और सवाल नहीं करता। वह तुरंत अपना एनक्रिप्टेड फोन निकालता है और एक नंबर डायल करता है। मैं कैपिटल एयरपोर्ट कस्टम्स से झोंगले बोल रहा हूँ। सानहंग स्टेशन बिल्डिंग के नंबर 6टी प्लेटफॉर्म पर प्लान एक्टिवेट हो चुका है, टारगेट मिल चुका है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी से तुरंत सपोर्ट चाहिए। ये बोलकर वह फोन काट देता है। उधर एयरक्राफ्ट डिपार्टमेंट के 2 लोग गौ युआन को जमीन से उठाते हैं। उसके हाथों में ग्लव्स लगाए जाते हैं और सिल्वर सूटकेस को एक स्पेशल मेटल सिक्योरिटी बॉक्स में रख दिया जाता है। सब कुछ बहुत फास्ट और टेंशन के बीच हो रहा होता है और 20 मिनट से भी कम समय में 3 काली होम की कार्स एयरपोर्ट के स्पेशल रास्ते से सीधे रनवे तक आ जाती हैं। उन कार्स से ब्लैक सूट पहने हुए कई लोग उतरते हैं। उनके चेहरे और चाल देखकर ही समझ आ रहा होता है कि वे किसी बहुत बड़े डिपार्टमेंट से हैं। उन सबके आगे एक वुमन होती है। उसकी उम्र करीब 30 साल होती है।
उसके बाल छोटे होते हैं और उसकी आंखें इतनी शार्प होती हैं जैसे नाइफ। उसने कोई आईडी नहीं पहनी होती, लेकिन जैसे ही वह अंदर आती है एयरपोर्ट सिक्योरिटी का सबसे बड़ा ऑफिसर खुद उसके पास जाकर सैल्यूट करता है, जिस पर वह सीधे झोंगली के सामने जाकर रुकती है और कहती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, शाओ वेनजून। उसकी आवाज बिल्कुल उसकी आंखों जैसी ठंडी और हार्ड होती है। फिर वह पूछती है, स्मगलर कहाँ है और सामान कहाँ है, जिस पर झोंगली गौ युवान की तरफ इशारा करता है, जिसे स्वॉट बुलेट प्रूफ कार तक ले जा चुकी होती है। फिर वह उस मेटल बॉक्स की तरफ इशारा करता है जिसमें सूटकेस रखा होता है। फिर शाओ वेनजून हम सबकी तरफ देखती है और पूछती है, सबसे पहले किसने नोटिस किया था, जिस पर मैं आगे बढ़कर कहता हूँ, मैंने। उसकी नजर कुछ सेकंड तक मेरे ऊपर रुकती है, जैसे वह मुझे एक्सरे की तरह स्कैन कर रही हो। फिर वह कहती है, पूरा प्रोसेस बताओ, जिस पर मैं शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ बताता हूँ। गौ युआन के काउंटर तक आने से लेकर उसके माइक्रो एक्सप्रेशन तक, उसका बार बार फिंगर रब करना, उसका नर्वस होना, और फिर सूटकेस के नीचे वाली एक्स्ट्रा लेयर तक। मैं उसे बताता हूँ कि मैंने लेयर नॉक की, स्टोन देखा और फिर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट रिपोर्ट कर दिया। लेकिन तभी शाओ वेनजून मुझे बीच में रोक देती है और कहती है, तो तुमने बस एक लेयर नॉक की, 3 स्टोन्स देखे और सीधे नेशनल सिक्योरिटी अलर्ट लगा दिया। तुम्हें कैसे लगा कि वो 3 नॉर्मल स्टोन्स नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो सकते हैं? जिस पर मैं सिर्फ एक वर्ड बोलता हूँ, इंट्यूशन। मेरी बात सुनकर शाओ वेनजून के होंठों पर एक ठंडी सी स्माइल आ जाती है, जिसमें साफ मौकरी दिखाई दे रही होती है। फिर वह कहती है, इंट्यूशन, जिस पर वह थोड़ा आगे बढ़ती है और कहती है, तुम्हें पता भी है, तुम्हारी एक इंट्यूशन की वजह से पूरा कैपिटल एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। इस वक्त कितनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स दूसरे शहरों में डाइवर्ट हो रही हैं, तुम्हें अंदाजा भी है? जिस पर मैं उसकी आंखों में देखते हुए कहता हूँ, क्योंकि मैंने पर्पल लाइट देखी थी। यह सुनकर शाओ वेनजून हल्का सा आईब्रो उठाती है और कहती है, पर्पल लाइट? फिर मैं कहता हूँ, ब्राइट लाइट के नीचे एक खास एंगल पर उस स्टोन की सरफेस पर पर्पल लाइट फ्लैश हुई थी, बहुत हल्की, लेकिन मैंने उसे साफ देखा था। और मैं सच बोल रहा बेच होता हूँ, क्योंकि वही पर्पल लाइट इस पूरे अलार्म का रियल रीजन होती है। और उसे देखते ही मुझे 3 साल पहले की एक बात याद आ गई थी, मेरे मास्टर की बात। 3 साल पहले लिन हाइडोंग बॉर्डर पर एक चेस मिशन के दौरान मारा गया था। उस मिशन में उन्हें एक नए तरह का स्मग्ड सामान मिला था, जो बिल्कुल नॉर्मल ओर की तरह डिसगाइज किया गया था। जिसके बाद उस केस के बाद हुई एक इंटरनल ब्रीफिंग में मैंने उस स्मग्ड सामान के बारे में पढ़ा था। उस सामान के कोर मटेरियल की एक खास बात थी, जब उस पर एक स्पेसिफिक लाइट पड़ती थी तब उसकी सरफेस पर एक अलग तरह की पर्पल लाइट दिखाई देती थी। और उसी घटना के बाद स्टोन बहुत हार्ड है, यह कोड और उसके पीछे का पूरा रॉक प्लान ऑफिशियली बना दिया गया था। लेकिन पूरे कस्टम्स सिस्टम में इस बारे में सिर्फ 5 से भी कम लोग जानते थे और झोंगली उनमें से एक था। जिस पर जैसे ही उसने मेरी बात में पर्पल लाइट सुना, उसका चेहरा भी बदल गया। लेकिन शाओ वेनजून को इस बारे में कुछ नहीं पता होता, जिस पर वह हल्की सी हंसती है और कहती है, पर्पल लाइट? तुम कोई ऑफिसर हो या बहुत ज्यादा नॉवेल पढ़ते हो? इसके बाद वह पलटती है और अपने लोगों से कहती है, एविडेंस को तुरंत आइसोलेशन और टेस्टिंग रूम में ले जाओ, टेक्निकल टीम से तुरंत इसकी जांच करवाओ और प्रिजनर को इंटरोगेशन रूम में ले जाओ, मैं उससे खुद पूछताछ करूंगी। जिस पर उसके लोग तुरंत एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। फिर शाओ वेनजून झोंगली की तरफ देखकर कहती है, मुझे कस्टम्स का एक इंटरोगेशन रूम चाहिए, और ये ऑफिसर जब तक मैं किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचती, ये एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाएगा। इसे इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करना होगा। इतना कहकर वह चली जाती है। उसके हील्स की आवाज फ्लोर पर बहुत साफ और तेज सुनाई दे रही होती है, जिस पर झोंगली मेरे कंधे पर हाथ रखता है। उसकी आंखों में अजीब सा एक्सप्रेशन होता है। फिर वह धीरे से कहता है, कैप्टन चैन हाय। लेकिन मैं उसकी बात बीच में ही काट देता हूँ और कहता हूँ, मैं समझता हूँ। जिस पर झोंगली एक लंबी सांस लेता है और फिर कुछ नहीं कहता। इसके बाद के कुछ घंटे मेरे लिए किसी पनिशमेंट से कम नहीं होते। मुझे एक छोटे से लाउंज में बैठा दिया जाता है। बाहर 2 स्पेशल पुलिस वाले खड़े होते हैं। मैं अपना फोन नहीं देख सकता, मैं बाहर किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकता। टाइम धीरे धीरे बीतता रहता है। बाहर विंडो के पार रात हो चुकी होती है, लेकिन 3rd लाइन स्टेशन बिल्डिंग अब भी पूरी तरह ब्लॉक होती है। पूरा एयरपोर्ट खाली होता जा रहा होता है और वह जगह धीरे धीरे किसी गोस्ट टाउन जैसी लगने लगती है। मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि बाहर इस वक्त कितना बड़ा केओस चल रहा होगा, लेकिन मेरे अंदर अजीब सी शांति होती है, क्योंकि मुझे अपनी आंखों पर भरोसा होता है और उससे भी ज्यादा मुझे अपने मास्टर पर भरोसा होता है। फिर रात के करीब 12 बजे लाउंज का डोर जोर से खुलता है, जिस पर शाओ वेनजून अंदर आती है। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा ठंडा लग रहा होता है। फिर वह मेरे सामने फाइल फेंकते हुए कहती है, स्टोन सैंपल की कंपोजिशन टेस्ट हो चुकी है, स्पेक्ट्रोस्कोपी हुई, रेडिएशन टेस्ट हुआ, यहाँ तक कि मिलिट्री लैब ने भी चेक किया, लेकिन कुछ भी अब नॉर्मल नहीं मिला।
मैन इंग्रेडिएंट सिर्फ ग्रेनाइट है, रिजल्ट एक नॉर्मल स्टोन। यह सुनकर मेरा दिमाग जैसे सुन्न हो जाता है। मैं धीरे से कहता हूँ, यह कैसे पॉसिबल है? जिस पर श्याओ वेंजून ठंडी आवाज में कहती है, गो युआन 8 घंटे से इंट्रोगेशन में है। उसने शुरू से लेकर आखिर तक एक ही बात कही है। उसने कहा यह स्टोन्स उसे कंट्री एच में एक रिवर के पास मिले थे। उसे वे अच्छे लगे, इसलिए वह उन्हें स्यूवेनियर की तरह वापस ले आया। फिर वह कहती है, हमने उसका पूरा बैकग्राउंड चेक किया, फैमिली, रिकॉर्ड्स, कनेक्शंस, सब कुछ, और हर जगह वह इनोसेंट निकला। जिस पर वह दोनों हाथ टेबल पर रखती है और सीधे मेरी आंखों में देखकर कहती है, अब तक का हर एविडेंस सिर्फ एक बात साबित करता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। जिस पर मैं तुरंत कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरी आवाज थोड़ी भारी हो चुकी होती है। फिर मैं कहता हूँ, एंड पर्पल लाइट का क्या? जिस पर श्याओ वेंजून कहती है, हमारी टेक्निकल टीम ने चाइना के सबसे अच्छे इक्विपमेंट से उन तीनों स्टोन्स को अंदर और बाहर से चेक किया, लेकिन उन्हें वहां कोई पर्पल लाइट नहीं मिली। फिर वह मेरी तरफ देखकर कहती है, कल दोपहर 12 बजे तक या तो तुम उन 3 स्टोनर्स को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट साबित कर दो, नहीं तो तुम्हें मिलिट्री कोर्ट के सामने जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी इस इंट्यूशन और पर्पल लाइट की वजह से पूरे एयरपोर्ट में केओस फैल गया। मैं जोर से कहता हूँ, इम्पॉसिबल। मैंने वो पर्पल लाइट खुद देखी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी 3 साल पहले इंटरनल रिपोर्ट की फोटो में थी। लेकिन फिर मुझे खुद समझ नहीं आता कि आखिर गलती कहाँ हुई। जिस पर मुझे एक छोटे बिना खिड़की वाले रूम में बंद कर दिया जाता है। कमरे में सिर्फ एक आयरन बेड होती है और मैं उस पर बैठ जाता हूँ। फिर मैं खुद को काम करने की कोशिश करता हूँ और दोपहर से अब तक हुई हर चीज को बार बार अपने दिमाग में दोहराने लगता हूँ। गो युआन का चेहरा, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका एक्सप्रेशन, उसकी हर मूवमेंट। और फिर अचानक मुझे उसका लेफ्ट हैंड याद आता है, उसकी उंगलियों की मूवमेंट। जिस पर मुझे अचानक एक बात याद आती है। जब मैंने पहली बार उन स्टोनर्स को देखा था तब गो युआन बहुत ज्यादा नर्वस था, लेकिन जब मैंने स्टोन को उठाकर नॉर्मल लाइट में देखा तब उसके चेहरे पर सिर्फ डर नहीं था, वहां कुछ और भी था। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ और उस मोमेंट को अपने दिमाग में दोबारा देखने लगता हूँ। और फिर अचानक मुझे समझ आ जाता है, जब मैंने उस स्टोन को नॉर्मल लाइट के नीचे देखा था और मुझे कुछ भी अनयूजुअल नहीं दिखा था, तब गो युआन के चेहरे पर एक पल के लिए रिलीफ आया था, जैसे वह खुश हुआ हो, जैसे उसे राहत मिली हो कि मैं गलत लाइट यूज कर रहा हूँ। जिस पर मैं तुरंत बेड से उठता हूँ और डोर की तरफ भागता हूँ। फिर मैं जोर जोर से आयरन डोर पीटना शुरू कर देता हूँ और चिल्लाता हूँ, दरवाजा खोलो, मुझे श्याओ वेंजून से मिलना है, मुझे एविडेंस दोबारा चेक करना है। मुझे पता चल गया है कि प्रॉब्लम क्या है। कुछ सेकंड बाद आयरन डोर खुलता है, लेकिन बाहर श्याओ वेंजून नहीं बल्कि झोंग ली खड़ा होता है। वह बहुत थका हुआ लग रहा होता है, उसकी आंखें लाल होती हैं, साफ दिख रहा होता है कि उसने पूरी रात नहीं सोई। जिस पर मैं तुरंत कहता हूँ, कैप्टन मेरे साथ चलिए, मुझे सब समझ आ गया है। लेकिन वह मेरी बात बीच में ही काट देता है और बिना कुछ बोले आगे चलने लगता है। जिस पर मैं उसके पीछे पीछे कॉरिडोर में चलने लगता हूँ। चलते चलते वह धीमी आवाज में कहता है, मैंने टेक्निकल टीम की रिपोर्ट पढ़ ली है, चेन है, इस बार मामला बहुत बड़ा हो गया है। जिस पर मैं तुरंत कहता हूँ, मैंने झूठ नहीं बोला, प्रॉब्लम स्टोन्स में नहीं है, प्रॉब्लम लाइट में है। जिस पर झोंगली रुक जाता है और पलटकर मेरी तरफ देखता है। फिर वह पूछता है, कौन सी लाइट? मैं जल्दी से कहता हूँ, मैंने उस पुराने केस की रिपोर्ट 10 बार से भी ज्यादा पढ़ी थी। उसमें साफ लिखा था कि वह वायलेट लाइट हर तरह की लाइट में नहीं दिखती, वह सिर्फ एक बहुत खास, बहुत नैरो लाइट सोर्स पर रिएक्ट करती है। और उस समय वो फ्रीक्वेंसी बैंड पूरी तरह सीक्रेट थी। वह एक ऐसी ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी थी जिसे तभी पहली बार टेस्ट किया गया था। जिस पर मैं कहता हूँ, नॉर्मल चेकिंग इक्विपमेंट उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंच ही नहीं सकता, इसलिए टेक्निकल टीम को कुछ नहीं मिला। यह सुनकर झोंगली के कदम रुक जाते हैं। वह कुछ सेकंड तक मेरी तरफ देखता रहता है। फिर वह धीमी आवाज में पूछता है, तुम्हें कितना यकीन है? जिस पर मैं बिना रुके कहता हूँ, 100%। जिस पर झोंगली तुरंत अपना मोबाइल निकालता है और एक बार फिर वही एनक्रिप्टेड नंबर डायल करता है। इस बार वह ज्यादा कुछ नहीं बोलता, वह सिर्फ मेरी बात जैसे कि तैसी आगे बता देता है। फोन की दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक साइलेंस रहती है। फिर श्याओ वेंजून की ठंडी आवाज आती है, उसे 1 घंटा दो। इसके बाद हम आइसोलेशन और टेस्टिंग रूम में पहुंचते हैं। वहां का माहौल बहुत सीरियस होता है। तीनों स्टोन सफेद ऑपरेशन टेबल पर बिल्कुल चुपचाप पड़े होते हैं और कुछ टेक्नीशियंस व्हाइट रिसर्च सूट पहनकर एक तरफ खड़े होते हैं। वे मुझे ऐसे देख रहे होते हैं जैसे उन्हें अब भी मुझ पर शक हो। जिस पर श्याओ वेंजून कमरे के कोने में खड़ी होती है, उसके हाथ फोल्डेड होते हैं। फिर वह धीरे से कहती है, शुरू करो। उसकी आवाज में कोई इमोशन नहीं होता। जिस पर मैं कहता हूँ, मुझे एक मॉडिफाइड लेजर एमीटर चाहिए जिसकी वेवलेंथ रेंज एटम के आउटर वेवलेंथ बैंड तक जाती हो। मेरी बात सुनकर एक टेक्नीशियन हंस पड़ता है। फिर वह कहता है, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? आउटर वेवलेंथ? तुम्हें क्या लगता है
ये कोई साइंस फिक्शन लैब है, लेकिन तभी शाओ वेंजुन ठंडी आवाज में कहती है, जैसा ये कह रहा है वैसा करो, जिस पर टेक्नीशियन का चेहरा उतर जाता है। उसे यह सब पसंद नहीं आता, लेकिन फिर भी वह जाकर मशीन तैयार करने लगता है। कुछ देर बाद एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट रूम में लाया जाता है, जिस पर टेक्नीशियन कहता है, ये सबसे एडवांस्ड इक्विपमेंट है जो हम अभी ला सकते हैं। इसकी वेवलेंथ 200 नैनोमीटर तक जा सकती है। तुम्हारे लिए इतना काफी होना चाहिए। जिस पर मैं बस सिर हिलाता हूँ और मशीन के पास जाकर खड़ा हो जाता हूँ। फिर मैं कहता हूँ, रूम की सारी नॉर्मल लाइट्स बंद करो। डिटेक्शन रूम को पूरी तरह डार्क मोड में डालो, जिस पर कमरे की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। पूरा रूम अंधेरे में डूब जाता है। सिर्फ मशीन की स्क्रीन से निकलने वाली हल्की ग्रीन लाइट मेरे चेहरे पर पड़ रही होती है। मैं एक गहरी सांस लेता हूँ और फिर वेवलेंथ एडजस्ट करना शुरू करता हूँ। 760 नैनोमीटर, फिर 700, फिर 600। रेड लाइट, ऑरेंज लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट। लेकिन तीनों स्टोन में कोई बदलाव नहीं आता। वे वैसे के वैसे ग्रे और बेजान पड़े रहते हैं, जिस पर मेरे माथे पर पसीना आने लगता है और पीछे खड़े टेक्नीशियन की हंसी और साफ सुनाई देने लगती है। फिर वह धीरे से कहता है, देखा, बस ड्रामा कर रहा था। शाओ वेंजुन भी अब भौहें सिकोड़ने लगती है, जैसे उसका पेशेंस खत्म होने वाला हो। लेकिन मैं किसी की तरफ ध्यान नहीं देता। मैं वेवलेंथ और नीचे ले जाता हूँ। 400 नैनोमीटर, फिर 300 nm और अब मशीन अल्ट्रा वायलेट बैंड में पहुंच जाती है। 3 साल पहले वाली रिपोर्ट में एक नंबर लिखा हुआ था, एक ऐसा नंबर जिसे एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर कहा गया था, जिस पर मेरा हाथ अचानक रुक जाता है। मैं धीरे से वही नंबर सेट करता हूँ और फिर मिरेकल हो जाता है। अल्ट्रावायलेट की उस खास फ्रीक्वेंसी के नीचे वे तीनों नॉर्मल स्टोन्स अचानक बदलने लगते हैं, जैसे उनके अंदर किसी ने जान डाल दी हो। उनकी सरफेस के अंदर से पर्पल लाइट निकलने लगती है, बहुत सारी बेहद पतली पर्पल लाइंस, जैसे किसी गैलेक्सी की रोशनी हो। वह रोशनी स्टोन्स के अंदर धीरे धीरे बह रही होती है और फिर वह एक दूसरे से जुड़कर एक बहुत कॉम्प्लेक्स 3 डायमेंशन वाला नेटवर्क बनाने लगती है। अब वे स्टोन जैसे बिल्कुल नहीं लग रहे होते। वे प्योर लाइट से बने हुए किसी अजीब स्ट्रक्चर जैसे दिख रहे होते हैं, जिस पर रूम में खड़ा हर इंसान वहीं फ्रीज हो जाता है। फिर शाओ वेंजून अचानक शैडो से बाहर आती है और तेजी से ऑपरेशन टेबल के पास पहुंचती है। वह उन तीनों स्टोनर्स को घूरती रहती है। उसकी आंखों में पहली बार शौक दिखाई दे रहा होता है। फिर वह अचानक मेरी तरफ पलटती है। अब उसकी आंखों में ना गुस्सा होता है ना मजाक, वहां सिर्फ डर होता है। फिर वह कांपती हुई आवाज में पूछती है, तुम्हें इस फ्रीक्वेंसी के बारे में कैसे पता? उसकी आवाज में पहली बार डर साफ सुनाई दे रहा होता है, क्योंकि यह फ्रीक्वेंसी पूरे देश के सबसे बड़े सीक्रेट में से एक होती है। तभी अचानक उसके पॉकेट में रखा एनक्रिप्टेड फोन बजने लगता है, जिस पर शाओ वेंजून तुरंत फोन उठाती है। दूसरी तरफ से कोई बहुत तेजी से बोल रहा होता है, गाओ युआन ने सब बता दिया। उसे एक ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारे पैसे दिए थे। उसे बस 3 रफ स्टोन्स लेकर वापस आना था। उसे कहा गया था कि यह स्टोन्स बिल्कुल बिल्कुल सेफ हैं। जब तक इन पर 273 नैनोमीटर वाली सीक्रेट लाइट नहीं डाली जाएगी, तब तक इनमें कुछ नहीं दिखेगा। फिर फोन पर वह आदमी आगे कहता है, और उसने यह भी बताया है कि हैंड ऑफ लोकेशन। लेकिन वह अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही शाओ वेंजून के हाथ से फोन नीचे गिर जाता है। उसके चेहरे का सारा रंग एक पल में उड़ जाता है, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका होता है। उसे समझ आ जाता है कि मुझे इस सीक्रेट फ्रीक्वेंसी के बारे में इसलिए पता था क्योंकि यह इन्फॉर्मेशन 3 साल पहले मेरे मास्टर लिन हाइडोंग अपनी जान देकर लेकर आया था। और कुछ देर पहले शाओ वेंजून उसी इंसान को, जो इस केस की सबसे जरूरी क्लू तक पहुंचा था, मिलिट्री कोड भेजने वाला था, जिस पर पूरे रूम में एकदम साइलेंस छा जाती है। कोई कुछ नहीं बोलता। सिर्फ उन तीनों स्टोनर्स के अंदर बहती हुई पर्पल गैलेक्सी दिखाई दे रही होती है, जैसे वह इंसानों की बेवकूफी पर हंस रही हो। शाओ वेंजून का चेहरा पहले सफेद पड़ता है, फिर नीला, और फिर उसके चेहरे पर एक बहुत अजीब एक्सप्रेशन आता है, जिसमें शेम भी होती है, डर भी और पछतावा भी। फिर वह नीचे गिरा हुआ फोन उठाती है और तेज आवाज में पूछती है, लोकेशन कहाँ है? जिस पर दूसरी तरफ से जवाब आता है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, 3rd फ्लोर, एरिया सी, लॉकर नंबर 307। फिर शाओ वेंजून पूछती है, एक्सचेंज का टाइम? जिस पर जवाब आता है, आज दोपहर 3 बजे। यह सुनते ही रूम में सबकी सांस जैसे रुक जाती है, क्योंकि अब वहां पहुंचने में सिर्फ 2 घंटे बचे होते हैं। जिस पर झोंगली धीरे से फोन नीचे करता है और शाओ वेंजून की तरफ देखता है। लेकिन शाओ वेंजून इस वक्त सिर्फ मुझे देख रही होती है। उसकी आंखों में अब वह चीज होती है जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वहां रिस्पेक्ट होता है, गिल्ट होता है और एक तरह का अपॉलॉजी भी। फिर वह धीरे धीरे मेरी तरफ आती है और बहुत सूखी आवाज में कहती है, मैंने तुम्हारे साथ जैसा बिहेव किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी की एक सीनियर ऑफिसर एक छोटे कस्टम्स ऑफिसर के सामने अपना सिर झुका देती है, जिस पर आसपास खड़े टेक्नीशियंस और बाकी लोग पूरी तरह शॉक में रह जाते हैं। लेकिन मैं कुछ नहीं कहता, मैं बस शांत खड़ा रहता हूँ।
क्योंकि मुझे पता होता है वह मुझसे माफी नहीं मांग रही। वह उस इंसान से माफी मांग रही होती है जिसने 3 साल पहले अपनी जान देकर यह सीक्रेट दुनिया तक पहुंचाया था। लिन हाइडोंग। मैं धीरे से सांस लेकर खुद को काम करता हूँ और फिर कहता हूँ, हमारे पास अभी भी 1 घंटा 50 मिनट बाकी है। मेरी यह बात सुनते ही श्याओ वेंजून तुरंत अपनी इमोशंस से बाहर आ जाती है। उसकी आंखें फिर से नाइफ की तरह शार्प हो जाती हैं, जिस पर वह तुरंत पलटती है और तेजी से ऑर्डर्स देना शुरू कर देती है। टेक्निकल टीम, इन तीनों स्टोन्स को हाईएस्ट लेवल सील्ड कंटेनर में रखो। फिर वह झोंगली की तरफ देखकर कहती है, मुझे तुम्हारे सबसे बेस्ट ऑफिसर्स चाहिए अभी। वे हमारी ऑपरेशन टीम के साथ जाएंगे। इसके बाद वह कम्युनिकेशन ग्रुप की तरफ मुड़ती है और कहती है, मुझे ट्रैफिक मैनेजमेंट ब्यूरो के हाईएस्ट कमांड सेंटर से कनेक्ट करो। एयरपोर्ट से लेकर नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी तक पूरा रास्ता ग्रीन चाहिए। रास्ते में आने वाली हर ट्रैफिक लाइट सिर्फ ग्रीन रहेगी। फिर वह एक्शन टीम की तरफ देखकर कहती है, सब लोग 1 मिनट के अंदर नीचे रेडी हो जाओ। टारगेट नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, जिस पर पूरा रूम एक साथ जवाब देता है, यस मैम। अब वहां पहले जैसा डाउट या हेजिटेशन नहीं होता। सब लोग बिना 1 सेकंड वेस्ट किए काम में लग जाते हैं। फिर आखिर में श्याओ वेंजून मेरी तरफ देखती है और कहती है, कॉमेट ज्वांग है। नेशनल सिक्योरिटी लॉ के स्पेशल रूल के हिसाब से मैं तुम्हें अभी से मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी टास्क फोर्स का स्पेशल एडवाइजर अपॉइंट करती हूँ। फिर वह कहती है, जब तक यह क्राइसिस खत्म नहीं होता तुम हमारी ऑपरेशन टीम के साथ रहोगे और तुम्हारी राय मेरे फाइनल डिसीजन पर सीधा असर डालेगी। कोई प्रॉब्लम? जिस पर मैं बिना सोचे कहता हूँ, नहीं। जिसके सिर्फ 5 मिनट बाद 3 ब्लैक हॉर्न की कार्स और कस्टम्स की 2 असॉल्ट व्हीकल्स एयरपोर्ट से निकल जाती हैं। उनके सायरन हाईएस्ट लेवल पर ऐसे लेवल पर बज रहे होते हैं। पूरा कॉन्वॉय सड़क पर किसी काले तूफान की तरह दौड़ रहा होता है। कार के अंदर का माहौल बहुत भारी होता है। ज्यादा बात नहीं कर रहा होता। श्याओ वेंजून अपने हाथ में एनक्रिप्टेड टैबलेट लिए बैठी होती है और गो युआन की कन्फेशन पढ़ रही होती है। फिर बिना सिर उठाए वह कहती है, गो युआन सिर्फ एक पॉन था। उसे सिर्फ पैसे देकर इस्तेमाल किया गया था। जिस पर वह आगे कहती है, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने उसे हायर किया उसका नाम है आर्क। आर्क एक बहुत मिस्टीरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके बारे में हमने पहले कभी नहीं सुना। फिर श्याओ वेंजून कहती है, उनका सिर्फ एक ही गोल था, किसी भी कीमत पर उन स्टोन्स को हमारे देश के अंदर लाना। फिर वह धीरे से सिर हिलाती है और पहली बार उसके चेहरे पर कंफ्यूजन दिखाई देता है। वह कहती है, मुझे अब तक समझ नहीं आ रहा ये चीज आखिर है क्या। जिस पर वह टैबलेट नीचे करती है और कहती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी के डेटाबेस में भी इन स्टोन्स का कोई रिकॉर्ड नहीं है, जैसे ये कहीं से अचानक दुनिया में आ गए हों। फिर वह गो युआन की बात दोहराती है। वह कहता था, आर्क के लोगों ने उससे कहा था कि ये स्टोन हेवन का गिफ्ट है, एक ऐसी चीज जो पूरी दुनिया का बैलेंस बदल सकती है, गॉड का सीक्रेट। यह सुनकर मैं बाहर खिड़की के पार तेजी से पीछे छूटती हुई बिल्डिंग्स को देखने लगता हूँ और मेरे अंदर की बेचैनी और बढ़ने लगती है। मुझे लगातार लग रहा होता है कि यह मामला सिर्फ स्मगलिंग का नहीं है, इसके पीछे कुछ और बहुत बड़ा छुपा है। फिर मैं साइलेंस तोड़ते हुए कहता हूँ, चाहे जो भी हो, हम ये स्टोन्स उन लोगों के हाथ में नहीं जाने दे सकते। जिस पर श्याओ वेंजून सिर उठाकर मेरी तरफ देखती है। उसकी आंखों में पहली बार अप्रूवल दिखाई देता है। फिर वह कहती है, मैंने ऑलरेडी हाईएस्ट लेवल अरेस्ट प्लान एक्टिवेट कर दिया है। इस वक्त नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी उन लोगों के लिए एक जाल बन चुकी है। अगर वह वहां आया तो इस बार वह बच नहीं पाएगा। ट्रैफिक डिपार्टमेंट की मदद से 1 घंटे का रास्ता सिर्फ 30 मिनट में पूरा हो जाता है और दोपहर के 2:10 पर कॉन्वॉय नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के साइड गेट पर रुक जाती है। जैसे ही कार्स रुकती हैं, ब्लैक कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहने हथियारों से लैस दर्जनों सीक्रेट एजेंट्स बिना आवाज किए बाहर निकलते हैं। फिर वे बहुत तेजी से लाइब्रेरी के हर इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर कर लेते हैं। उधर झोंगली भी अपने ऑफिसर्स के साथ लाइब्रेरी के सारे एग्जिट्स ब्लॉक कर देता है। जिस पर श्याओ वेंजून मेरी तरफ देखकर कहती है, जुआंग है, मेरे साथ चलो। फिर वह मुझे एक हिडन स्टाफ पैसेज से ले जाती है और हम सीधे लाइब्रेरी के सेंट्रल सिक्योरिटी मॉनिटरिंग रूम में पहुंच जाते हैं। उस रूम में पहले से ही बहुत सारे टेक्नीशियंस मौजूद होते हैं। दीवार पर लगी स्क्रीन्स पर लाइब्रेरी के हर कैमरा की लाइव फुटेज चल रही होती है। तभी मशीन से लगातार रिपोर्ट्स आने लगती हैं। सारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट सिक्योर हैं। 3rd फ्लोर एरिया सी पूरी तरह खाली करा दिया गया है। स्नाइपर टीम अपनी जगह पर पहुंच चुकी है। जिस पर श्याओ वेंजून स्क्रीन के सामने खड़ी रहती है। उसका चेहरा बिल्कुल काम होता है, जैसे बर्फ। फिर वह धीरे से कहती है, अब हमें सिर्फ इंतजार करना है, मछली खुद जाल में आएगी। इसके बाद वह मेरी तरफ पलटती है और कहती है, जुआंग है, अब मुझे तुम्हारी आंखों की जरूरत है। फिर वह कहती है, यहाँ इतने सारे लोगों में सिर्फ तुमने उन लोगों का तरीका देखा है, इसलिए मुझे चाहिए कि तुम भीड़ के अंदर छुपे हुए उस इंसान को पहचानो। जिस पर मैं सिर हिलाता हूँ और मेरी नजर स्क्रीन पर टिक जाती है। मैं 3rd फ्लोर के एरिया सी की तरफ जाने वाली सीढ़ियों को देखता रहता हूँ। मुझे पता होता है कि अब ये साइलेंट वॉर शुरू होने वाली है। टाइम धीरे धीरे बीतता रहता है। पूरा मॉनिटरिंग रूम बिल्कुल शांत होता है।
सिर्फ मशीन्स की आवाज सुनाई दे रही होती है। वहां मौजूद हर इंसान की नर्व्स पूरी तरह टाइट हो चुकी होती हैं। दीवार पर लगी इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक के रेड नंबर्स लगातार बदल रहे होते हैं, जैसे कोई काउंटडाउन चल रहा हो। धीरे धीरे तय किया गया टाइम पास आ जाता है, लेकिन स्क्रीन पर थर्ड फ्लोर के एरिया सी का एंट्रेंस अब भी खाली दिखाई दे रहा होता है। वहां कोई नहीं होता, कोई टारगेट नहीं। जिस पर श्याओ वेनजून तुरंत माइक्रोफोन उठाती है और कहती है, सब लोग अलर्ट रहो, कोई भी रिलैक्स नहीं करेगा। उसका चेहरा बिल्कुल काम दिखाई दे रहा होता है, लेकिन उसके हाथ में पकड़ी गन की उंगलियां इतनी जोर से कस चुकी होती हैं कि उसके फिंगर जॉइंट्स सफेद पड़ गए होते हैं। घबराहट बढ़ती जा रही थी और मैं स्क्रीन से बिल्कुल चिपका हुआ था। मेरा दिमाग तेजी से चल रहा था और मैं सोच रहा था कि सामने वाला पर्सन अब किसी भी वक्त सामने आने वाला है, चाहे वो सूट पहने कोई एजेंट हो या फिर कोई क्लीनर हो जिसने रिस्क ना लिया हो, या फिर वो खुद सामने ना आए, जिस पर मुझे लगता है कि वो खुद आने के बजाय किसी आम इंसान को रिमोटली कंट्रोल करता है, जिसे इस हैंडओवर के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। और फिर मैं खुद को उस मिस्टीरियस स्ट्रीट मैन की जगह रखकर हर पॉसिबिलिटी के बारे में सोचने लगता हूँ। समय लगातार आगे बढ़ता रहता है, लेकिन करंट सिचुएशन अभी भी आगे नहीं बढ़ रही थी, जिस पर मॉनिटरिंग रूम का माहौल धीरे धीरे इरिटेट होने लगता है। टीम लीडर श्याओ, क्या सामने वाला नहीं आएगा? एक यंग एनालिस्ट धीरे से पूछता है, जिस पर श्याओ वेनजून उसे ठंडे अंदाज में रोक देता है। चुप रहो, गोयुआन का अरेस्ट एयरपोर्ट पर पूरा नहीं हुआ था। यह खबर लीक नहीं हुई है। सामने वाले को कुछ नहीं पता, कुछ ना कुछ हुआ है, लेकिन वो लोग जरूर आएंगे। फिर वो आगे कहता है, एक प्रोफेशनल सीक्रेट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हैंडस्टोन सबसे बेसिक क्वालिटी होती है। जिसके बाद वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाता, लेकिन मैं समझ जाता हूँ कि वो क्या कहना चाहता है। जब तक कि सामने वाले का हैंडस्टोन और जिस हैंडस्टोन को हम जानते हैं दोनों एक जैसी चीज ना हो। जिस पर मेरी नजर सामने लगी बड़ी स्क्रीन पर जाती है। वहां लाइब्रेरी की फर्स्ट फ्लोर लॉबी का फुटेज दिखाई दे रहा होता है। लोग लगातार आ जा रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। वहां सफेद बालों वाले ओल्ड पीपल भी होते हैं, कॉलेज वाले स्टूडेंट्स भी होते हैं और अपने बच्चों के साथ आए पेरेंट्स भी होते हैं। सब कुछ इतना नॉर्मल लगता है, इतना लाइफ से भरा हुआ लगता है। लेकिन अगर मैं वो स्ट्रीट पर्सन होता तो मैं क्या करता? मैं कभी भी तय समय पर सामने नहीं आता, चाहे एनवायरनमेंट कितना भी सेफ क्यों ना लगे। हो सकता है वो पहले ही वहां पहुंच चुका हो, या फिर शायद वो इसी बिल्डिंग के अंदर पहले से मौजूद हो। जिस पर मैं अचानक बोल पड़ता हूँ, टीम लीडर श्याओ, सारी सर्विलांस फुटेज को 3 बजे से 10 मिनट पहले पर ले जाइए और 14:55 से 15 के बीच लाइब्रेरी में आने वाले हर सिंगल आदमी को चेक कीजिए। जिस पर श्याओ वेनजून एक पल के लिए रुक जाता है, लेकिन फिर तुरंत समझ जाता है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, और फिर वो तुरंत ऐसा करने का ऑर्डर देता है। टेक्नीशियन तुरंत सिस्टम चलाना शुरू कर देता है और बड़ी स्क्रीन पर चल रही सैकड़ों फुटेज तेजी से पीछे जाने लगती हैं। फिर समय 14:50 पर रुक जाता है और फुटेज एट टाइम्स स्पीड पर चलने लगती है। लाइब्रेरी के गेट से अंदर आते हुए लोग तेजी से स्क्रीन पर दिखने लगते हैं। तभी मेरी नजर एक छोटे से स्प्लिट स्क्रीन पर जाती है, जो एक कोने वाले कैमरा का फुटेज होता है। उसका एंगल ऐसा था कि कोई भी उस पर ध्यान ना दे। जिस पर फुटेज में एक आदमी दिखाई देता है जो एंट्रेंस के सिक्योरिटी गेट से अंदर आता है। उसका चेहरा थोड़ा ब्लर होता है। वो आदमी मीडियम बिल्ड का होता है, करीब 40 या 50 साल का। उसने ग्रे जैकेट पहनी होती है, गोल्ड फ्रेम वाला चश्मा लगाया होता है और उसके हाथ में एक बोर्ड फोल्डर होता है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई यूनिवर्सिटी प्रोफेसर या स्कॉलर इन्फॉर्मेशन चेक करने आया हो। जिस पर मैं कहता हूँ, उसके चेहरे को झूम करो। श्याओ वेनजून तुरंत ऑर्डर देता है और फिर टेक्नीशियन फुटेज को बड़ा करता है, जिसके बाद उसका चेहरा साफ दिखाई देने लगता है। लेकिन उसका चेहरा इतना ऑर्डिनरी होता है कि अगर उसे भीड़ में छोड़ दिया जाए तो दोबारा पहचानना नामुमकिन हो जाए। न उसके चेहरे पर कोई खास निशान होता है, न कोई ऐसी बात जो उसे अलग बनाए। जिस पर मैं कहता हूँ, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालो। फिर मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल सिक्योरिटी का डेटाबेस तेजी से चलने लगता है। कुछ ही सेकंड्स बाद रिजल्ट सामने आ जाता है। रिपोर्ट, टीम लीडर, उसका नाम क्वियन वेनाबो है, उम्र 52 साल, कैपिटल यूनिवर्सिटी के जर्मन डिपार्टमेंट का प्रोफेसर और डॉक्टोरल सुपरवाइजर। फैमिली बैकग्राउंड साफ है, सोशल रिलेशनशिप भी साफ है। उसके नाम पर कुछ भी सस्पिशियस नहीं है। उसके पास नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का लॉन्ग टर्म बोरोइंग कार्ड भी है। वो यहाँ हर हफ्ते 2 या 3 बार आता है। उसकी हैबिट्स बहुत रेगुलर हैं। उसकी आइडेंटिटी इतनी परफेक्ट है कि उसमें कोई भी कमी नहीं दिखती। जिस पर श्याओ वेनजून पूछता है, वो अभी कहाँ है? जिसके जवाब में टेक्नीशियन कहता है, उसका लास्ट लोकेशन 2nd फ्लोर का सोशल साइंस वियतनाम एरिया है। फिर श्याओ वेनजून कहता है, उसकी करंट मॉनिटरिंग स्क्रीन को मेन स्क्रीन पर लाओ, और फिर स्क्रीन बदल जाती है, जिस पर अब साफ दिखाई देता है कि क्वियन वेनाबो नाम का वो प्रोफेसर खिड़की के पास वाली टेबल पर बैठा हुआ है। वो शांति से एक किताब पढ़ रहा होता है। खिड़की से आती हुई धूप उसके ऊपर पड़ रही होती है। उसके सामने एक कप रखा होता है जिसमें से अभी भी भाप निकल रही होती है। सब कुछ इतना परफेक्ट लग रहा होता है जैसे कोई पेंटिंग हो। लेकिन यही चीज सबसे ज्यादा गलत लगती है। सब कुछ जरूरत से ज्यादा परफेक्ट लगता है, जैसे ये सब सिर्फ एक डिस्गाइज हो। जिस पर मैं बिना रुके कहता हूँ, इसके
उसके अंदर प्रॉब्लम है। जिस पर श्याओ वेनजून मेरी तरफ देखता है, रीजन? फिर मैं स्क्रीन की तरफ इशारा करता हूँ। उसके हाथ देखो। एक ऐसा स्कॉलर जो सालों से किताबें पढ़ता हो, उसके हाथ कैसे होने चाहिए? उसकी उंगलियों पर किताबें पकड़ने और पेजेस पलटने की वजह से निशान होने चाहिए। उसकी फिंगर्स पर पुरानी फ्रिक्शन के मार्क्स होने चाहिए। लेकिन क्वीन वेनेबो के हाथ बिल्कुल अलग होते हैं। वो टी कप उठाकर पानी पी रहा होता है। उसकी उंगलियां लंबी और साफ होती हैं। उसकी फिंगर्स के टिप्स भरे हुए होते हैं। स्किन बहुत स्मूथ होती है। वहां किसी तरह का पुराना निशान नहीं होता। जिस पर मैं धीरे से कहता हूँ, ये किसी स्कॉलर के हाथ नहीं है। ये ऐसे हाथ हैं जिन्होंने शायद कभी किताब तक नहीं पकड़ी, शायद पेन भी नहीं। और फिर मैं उसके सामने रखी किताब की तरफ देखता हूँ। वो फाउस्ट नाम की किताब होती है, लेकिन यहाँ आए उसे करीब 20 मिनट हो चुके होते हैं और उसने एक भी पेज नहीं पलटा होता। यह सुनते ही श्याओ वेनजून की आंखें सिकुड़ जाती हैं। फिर वो तुरंत कम्युनिकेशन डिवाइस उठाता है और उसकी आवाज ठंडी हो जाती है। स्नाइपर टीम अटेंशन, सेकंड फ्लोर के सोशल साइंस वियतनाम एरिया में टारगेट लॉक करो। टारगेट नंबर 17। जैसे ही वो कोई भी हरकत करता है, मैं तुम्हें वहीं पर उसे मारने की परमिशन देता हूँ। जिस पर उसी वक्त सर्विलांस फुटेज में क्वीन वेनेबो नाम का आदमी जैसे कुछ फील करता है। वो अपनी किताब बंद करता है, खड़ा होता है, अपना चश्मा ठीक करता है, अपनी घड़ी की तरफ देखता है और फिर बिना किसी जल्दी के चलना शुरू करता है। फिर वो आराम से स्टेयरकेस की तरफ बढ़ता है और जिस दिशा में वो जा रहा होता है वो थर्ड फ्लोर की तरफ होती है। मॉनिटरिंग रूम में मौजूद हर इंसान अपनी सांस रोक लेता है, क्योंकि आखिरकार सामने वाला अब मूव करने लगा था। चियान वेनेबो के कदम बिल्कुल स्टेडी होते हैं। उसका पोस्चर बहुत रिलैक्स्ड होता है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो बस एक आम रीडर हो जो डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के बाद ऊपर जाकर थोड़ा एनवायरनमेंट चेंज करना चाहता हो। जिस पर वो एक एक करके सीढ़ियां चढ़ता है और सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर वाले कॉर्नर में जाकर कुछ पल के लिए गायब हो जाता है। फिर अगले ही सेकंड उसकी फिगर थर्ड फ्लोर की स्टेयरकेस वाली सर्विलांस स्क्रीन पर दिखाई देने लगती है। वो थर्ड फ्लोर पर पहुंच जाता है। यह एरिया सी, वियतनाम सेक्शन और स्टोरेज एरिया के बीच का जंक्शन होता है। पुराने क्लियरेंस प्लान के हिसाब से इस वक्त वहां कोई नहीं होना चाहिए था। जिस पर क्वीन वेनेबो वहीं रुक जाता है और चारों तरफ देखने लगता है। उसकी नजर खाली कॉरिडोर में हर तरफ घूमती है। उसके चेहरे पर अभी भी एक स्कॉलर जैसी काम एक्सप्रेशन होती है, लेकिन उसकी आंखें बहुत शार्प होती हैं, जैसे वो पूरे एनवायरनमेंट को चेक कर रहा हो, जैसे वो कंफर्म कर रहा हो कि यह जगह सेफ है या फिर कोई ट्रैप है। जिस पर मॉनिटरिंग रूम में मौजूद हर इंसान और ज्यादा टेंशन में आ जाता है। सब लोग अपनी मुट्ठियां भींच लेते हैं। किसी को डर होता है कि अगर जरा सी भी आवाज हुई तो सामने वाला अलर्ट हो जाएगा। समय जैसे धीरे चलने लगता है। हर सेकंड किसी पूरे सेंचुरी जितना लंबा लगने लगता है। फिर आखिरकार क्वीन वेनेबो शायद सेटिस्फाई हो जाता है, जिस पर वो फिर से चलना शुरू करता है और सीधे एरिया सी के लॉकर की तरफ बढ़ता है। उसका टारगेट बिल्कुल क्लियर होता है, लॉकर 307। फिर वो अपनी पॉकेट से एक की निकालता है, लेकिन वो कोई नॉर्मल लॉकर की नहीं होती। वो एक पुरानी ब्रास की होती है, जिसका शेप भी काफी अजीब होता है। जिस पर वो उस की को लॉकर 307 के लॉक में डालने ही वाला होता है। एक्शन। श्याओ वेनजून की आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज जाती है और फिर उसी पल जो कॉरिडोर अभी तक पूरी तरह खाली था, उसके दोनों तरफ से मूवमेंट होने लगती है। बुक शेल्फ के पीछे से, सीलिंग के वेंटिलेशन डक्ट से एक साथ कई काले साए बाहर निकलते हैं। वो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल सिक्योरिटी के टॉप सीक्रेट एजेंट्स होते हैं। वो बिल्कुल शैडोज की तरह सामने आते हैं, बिना आवाज के, लेकिन बिजली जितनी स्पीड के साथ, जिस पर ऊपर से एक स्पेशल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स नेट नीचे गिरता है और क्वीन वेनेबो को पूरी तरह घेर लेता है। उसी वक्त चारों तरफ से कई गन्स उसकी तरफ तान दी जाती हैं। पूरा ऑपरेशन शुरू होने से लेकर टारगेट को कंट्रोल करने तक सब कुछ आधे सेकंड से भी कम वक्त में हो जाता है। लेकिन फिर भी क्वीन वेनेबो के चेहरे पर कोई डर नहीं होता, बल्कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल होती है। हाँ, वो मुस्कुरा रहा होता है। उसके सिर पर इतनी सारी गन्स तनी होती हैं, लेकिन फिर भी वो हंस रहा होता है। जिस पर श्याओ वेनजून और मैं बाकी लोगों के साथ तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। क्वीन वेनेबो, तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। श्याओ वेनजून गन ताने हुए उसकी तरफ देखता है, लेकिन क्वीन वेनेबो उसकी तरफ नहीं देखता। उसकी नजर सबको पार करती हुई सीधे मेरे चेहरे पर आकर रुकती है। उसकी आंखें बहुत अजीब होती हैं। उनमें ना गुस्सा होता है ना डर, बस एक अजीब सा खेल वाला एक्सप्रेशन होता है, जैसे कोई हंटर अपने शिकार को देखकर मुस्कुराता है। फिर वो धीरे से बोलता है, इस देश में गेटकीपर के अलावा उन बूढ़ों के ग्रुप के पास तुम्हारे जैसे लोग भी हैं। लगता है आर्क का इंटेलिजेंस सिस्टम अपडेट करना पड़ेगा। जिस पर श्याओ वेनजून गुस्से में कहता है, इसे ले जाओ। फिर दो स्पेशल एजेंट्स आगे आते हैं, उसके हाथों में स्पेशल ग्लव्स डालते हैं और उसे पकड़कर आगे ले जाने लगते हैं। दूसरी टीम उसकी बॉडी सर्च करना शुरू कर देती है, जिस पर लॉकर 307 को भी खोला जाता है, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। वो पूरी तरह खाली होता है और फिर क्वीन वेनेबो की बॉडी से जो चीजें मिलती हैं वो भी बहुत नॉर्मल होती हैं। एक वॉलेट जिसमें कुछ बैंक कार्ड्स और थोड़े पैसे होते हैं, एक पुराना नोकिया फोन जिसमें कोई स्मार्ट फीचर नहीं होता, और जर्मन लैंग्वेज में फाउस्ट की एक कॉपी। ना उसके पास कोई वेपन होता है, ना कोई पॉइजन, ना कोई कोड बुक। वो किसी एजेंट जैसा
सा बिल्कुल नहीं लगता। जिस पर श्याओ वेनजून कहता है, इसे इंटरोगेशन रूम में ले जाओ। फिर क्वीन वेनाबो को पकड़कर आगे ले जाया जाता है, लेकिन जैसे ही वो मेरे पास से गुजरता है वो अचानक रुक जाता है। फिर वो अपना सिर मेरी तरफ घुमाता है और मेरे कान के पास बहुत धीमी आवाज में कुछ कहता है, इतनी धीमी कि उसे सिर्फ मैं ही सुन पाता हूँ। वो कहता है, जब तुम एबिस को देखते हो तब एबिस भी तुम्हें देख रहा होता है। रियल वर्ल्ड में वेलकम। इतना कहकर वो मुस्कुराता है और फिर एजेंट्स उसे पकड़कर आगे ले जाने लगते हैं। लेकिन उसकी बात सुनते ही मेरी पूरी पीठ ठंडी पड़ जाती है। मेरी बॉडी पर ठंडा पसीना आने लगता है। ऐसा लगता है जैसे पैरों से लेकर सिर तक बर्फ दौड़ गई हो, क्योंकि यह आदमी मेरे बारे में जानता है। वो यहाँ हैंडओवर के लिए नहीं आया था। जिस पल से वो लाइब्रेरी में अंदर आया था उसका असली टारगेट शायद मैं था। ये एक ट्रैप था, मेरे लिए लगाया गया एक डेथ ट्रैप, जिस पर मैं अचानक जोर से चिल्लाता हूँ, सावधान। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जैसे ही सीक्रेट एजेंट्स उसे एलिवेटर की तरफ ले जाने वाले होते हैं, उसी वक्त क्वीन वेनाबो की गर्दन अचानक एक अजीब एंगल पर मुड़ जाती है। ऐसा एंगल जो कोई इंसान कभी नहीं कर सकता। फिर एक तेज टूटने की आवाज आती है और वो अपनी ही गर्दन तोड़ देता है, जिस पर उसकी बॉडी ढीली होकर नीचे गिर जाती है। लेकिन उसके चेहरे पर वही अजीब सी स्माइल बनी रहती है, जैसे आखिर में जीत उसी की हुई हो। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि वहां मौजूद हर इंसान कुछ पल के लिए शॉक में जम जाता है। हमारी आंखों के सामने हमारा इकलौता क्लू खुद को मार चुका होता है, और जिस तरीके से उसने ऐसा किया वो इतना अजीब और अनबिलीवेबल होता है कि कोई उस पर यकीन नहीं कर पाता। पूरा सीन एकदम खामोश हो जाता है, जिस पर श्याओ वेनजून क्यान वेनबो की डेड बॉडी को देखता रह जाता है। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका होता है। फिर वो कहता है, उसकी किताब चेक करो। ये सुनते ही मुझे अचानक कुछ याद आता है और मैं तुरंत उसकी तरफ भागता हूँ। मैं फाउस्ट की वो किताब उठाता हूँ और उसे तेजी से पलटना शुरू करता हूँ। मैं हर पेज को ध्यान से चेक करता हूँ, लेकिन कहीं कोई हिडन लेयर नहीं होती, कोई मार्क नहीं होता, कुछ भी नहीं। वो बस एक नॉर्मल प्रिंटेड बुक होती है। लेकिन जैसे ही मैं आखिरी पेज पर पहुंचता हूँ, मेरी आंखें अचानक फैल जाती हैं। मेरी आंखें अचानक सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि किताब के आखिरी पेज के नीचे, पब्लिकेशन डेट के ठीक नीचे, एक लाइन पेन से लिखी हुई होती है। वो इतनी हल्की होती है कि लगभग मिट चुकी होती है, जिस पर पहले मुझे लगता है कि शायद वो कोई नाम है, लेकिन अगले ही पल मुझे समझ आता है कि वो कोई नाम नहीं बल्कि एक कोऑर्डिनेट है, एक जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट, नॉर्थ लैटिट्यूड और ईस्ट लॉन्गिट्यूड का कोऑर्डिनेट, जिस पर मैं तुरंत फास्ट की किताब उठाकर श्याओ वेनजून को दिखाता हूँ। उसकी नजर जैसे ही उन नंबर्स पर पड़ती है, उसकी आंखें भी सिकुड़ जाती हैं। फिर वो तुरंत पीछे मुड़कर मॉनिटरिंग रूम की तरफ चिल्लाता है, इन्हें लोकेट करो, अभी के अभी इन कोऑर्डिनेट्स की लोकेशन निकालो। जिस पर टेक्निकल टीम तेजी से काम करना शुरू कर देती है। दीवार पर लगी बड़ी स्क्रीन तुरंत एक सैटेलाइट मैप में बदल जाती है और कुछ ही सेकंड्स बाद मैप पर एक लाल रंग का ब्लिंकिंग डॉट दिखाई देने लगता है। फिर श्याओ वेनजून स्क्रीन के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उस रेड डॉट को घूरने लगता है। यह जगह कहाँ है? उसकी आवाज में पहली बार टेंशन साफ सुनाई देती है, जिस पर टेक्नीशियन मैप को और झूम करता है। रेड डॉट राजधानी के बाहर लगातार फैले हुए पहाड़ों के बीच दिखाई देता है। फिर टेक्नीशियन धीरे से कहता है, रिपोर्ट टीम लीडर, यह कोऑर्डिनेट कुनलन माउंटेन बायोलॉजिकल साइंस रिसर्च सेंटर पर पड़ता है। यह सुनते ही पूरे रूम का माहौल बदल जाता है। कुनलुन माउंटेन बायोलॉजिकल साइंस रिसर्च सेंटर। श्याओ वेनजून जैसे खुद से यह नाम दोहराता है और अगले ही पल उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ जाता है। उसका शरीर हल्का सा हिलता है और वो तुरंत पास की टेबल को पकड़ लेता है। उसकी नजर अब भी स्क्रीन पर बने उस रेड डॉट पर टिकी रहती है, जैसे वो उसे आर पार देख लेना चाहता हो। फिर वो धीमी आवाज में कहता है, क्या वो वही सीक्रेट रिसर्च बेस नहीं है जो 10 साल पहले बंद हो चुका था? उसकी आवाज ऐसी लगती है जैसे वो किसी बर्फीली जगह से आ रही हो। फिर वो आगे कहता है, लेकिन कोऑर्डिनेट्स वहां क्यों पॉइंट कर रहे हैं? जिस पर मॉनिटरिंग रूम एक बार फिर पूरी तरह खामोश हो जाता है। वहां मौजूद हर इंसान इस अचानक मिले क्लू को देखकर शॉक में होता है, क्योंकि कुनलुन माउंटेन बायोलॉजिकल साइंस रिसर्च सेंटर का नाम इस देश के सबसे बड़े टॉप सीक्रेट में शामिल था। बाहर के लोगों के लिए यह नाम हमेशा के लिए सील कर दिया गया था, यहाँ तक कि इसका नाम लेना भी अलाउड नहीं था। और अब मरने से पहले कियन वेनबो जो आखिरी क्लू छोड़कर गया था, वो सीधा कुनलुन माउंटेन की तरफ इशारा कर रहा था, जिस पर मैं स्क्रीन पर बने उस रेड डॉट को देखता हूँ। चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई वह जगह, और मेरी इंट्यूशन मुझे साफ बता रही होती है कि मामला हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। फिर श्याओ वेनजून अचानक मेरी तरफ देखता है। उसकी आंखों में अब फिर वही शार्पनेस लौट आती है, लेकिन इस बार उसमें डाउट नहीं होता। फिर वो कहता है, कुछ महीने पहले विदेश में एक सीक्रेट चैनल से एक इन्फॉर्मेशन मिली थी। इंटरनल ब्रीफिंग में मास्टर लिन ने कहा था कि जिन क्लूज को वो ट्रैक कर रहे थे, उनका आखिरी डेस्टिनेशन कुनलुन माउंटेन के पास एक सीक्रेट लैबोरेटरी था। यह सुनते ही श्याओ वेनजून का चेहरा पूरी तरह बदल जाता है, जिस पर वो तुरंत कम्युनिकेशन डिवाइस उठाता है। हेडक्वार्टर्स, इमरजेंसी रिपोर्ट, पोर्ट हानशी टास्क फोर्स लीडर श्याओ वेनजून हाईएस्ट लेवल इमरजेंसी रिस्पांस शुरू करने की रिक्वेस्ट करता है। टारगेट कुनलुन माउंटेन बायोलॉजिकल साइंस रिसर्च सेंटर। फिर वो आगे कहता है, उसने जो छोड़ा है वो कोई नॉर्मल कोऑर्डिनेट नहीं है,
उसने पैंडोरा का बॉक्स छोड़ दिया है। इसके बाद वो लगातार ऑर्डर्स देना शुरू करता है। एयरफोर्स कमांड सेंटर से तुरंत कांटेक्ट करो, सबसे नजदीक हेलीकॉप्टर अभी चाहिए। नियरेस्ट स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स को तुरंत मूव करो। कुनलन माउंटेन बायोलॉजिकल साइंस रिसर्च सेंटर के आसपास का पूरा एरिया सील कर दो, कोई भी अंदर या बाहर नहीं जाएगा। और सेंटर से जुड़ी सारी टॉप सीक्रेट फाइल्स तुरंत निकालो, जिस पर नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री का पूरा सिस्टम एकदम एक्टिवेट हो जाता है। हर तरफ से ऑर्डर्स, रिपोर्ट्स और रिस्पॉन्स आने लगते हैं। फिर श्याओ वेनजून कम्युनिकेशन डिवाइस नीचे रखता है और मेरी तरफ देखता है। उसकी आंखें ठंडी होती हैं। फिर वो कहता है, हम शायद ऐसी चीज में फंस चुके हैं जो हमारी इमेजिनेशन से भी बाहर है। चियान वेनबो की मौत एंड नहीं थी, वो सिर्फ शुरुआत थी। जिस पर उसकी नजर फिर से स्क्रीन पर चली जाती है। वहां अभी भी वही ब्लिंकिंग रेड डॉट दिखाई दे रहा होता है, जैसे उस जगह के अंदर कोई ऐसी चीज छुपी हो जो धीरे धीरे जाग रही हो। करीब 10 मिनट बाद एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की रूफटॉप पार्किंग पर उतरता है। उसके प्रोपेलर की तेज आवाज पूरी रात में गूंजने लगती है। फिर मैं, श्याओ वेनजून और झोंगली हेलीकॉप्टर में चढ़ जाते हैं। केबिन का डोर बंद होता है और हेलीकॉप्टर धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगता है, जिस पर अगले ही पल वो रात के अंधेरे में तेजी से आगे बढ़ने लगता है, जैसे आसमान में उड़ता हुआ कोई स्टील मॉन्स्टर हो जो राजधानी के बाहर मौजूद कुनलू माउंटेन्स की तरफ जा रहा हो। रात की हवा लगातार चीख रही होती है। मैं हेलीकॉप्टर के अंदर बैठा नीचे की तरफ देख रहा होता हूँ। नीचे शहर की लाइट्स और दूर के पहाड़ धीरे धीरे पीछे छूटते जा रहे होते हैं। लेकिन जितना हम आगे बढ़ते हैं, मेरा दिल उतना ही भारी होता जा रहा होता है क्योंकि क्वियन वेनबो की मरने से पहले कही हुई बात बार बार मेरे दिमाग में घूम रही होती है। जब तुम एबिस को देखते हो तब एबिस भी तुम्हें देख रहा होता है रियल वर्ल्ड में। वेलकम, ये रियल वर्ल्ड आखिर है क्या? कुनलन माउंटेन बायोलॉजिकल साइंस रिसर्च सेंटर में आखिर क्या छुपा है? मास्टर की मौत, क्वियन वेनबो और ये सब, आखिर इनके बीच कनेक्शन क्या है? जिस पर मैं गहरी सांस लेता हूँ और अपनी मुट्ठियां कस लेता हूँ। आगे चाहे जो भी हो, मुझे सच्चाई को पूरी तरह बाहर निकालना ही होगा। फिर हेलीकॉप्टर रात के अंधेरे में लगातार उड़ता रहता है और करीब 40 मिनट बाद हम कुनलन माउंटेन बायोलॉजिकल साइंस रिसर्च सेंटर पहुंच जाते हैं। ऊपर से देखने पर वो जगह पहाड़ों के बीच छुपा हुआ एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स दिखाई देता है। उसकी मेन बिल्डिंग ग्रे कंक्रीट की बनी होती है। चारों तरफ ऊंची दीवारें होती हैं। दीवारों के ऊपर बारब वायर लगा होता है और हर जगह सर्विलांस कैमरों लगे होते हैं। पूरा बेस घने जंगलों और पहाड़ों के बीच छुपा हुआ होता है। अगर किसी को पहले से इसके बारे में ना पता हो तो वह कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता कि यहाँ कुछ मौजूद है। जिस पर हेलीकॉप्टर बेस से थोड़ी दूर एक खाली जमीन पर उतरता है। जैसे ही हम नीचे उतरते हैं, पहाड़ों से आती हुई ठंडी और गीली हवा सीधे चेहरे से टकराती है। पूरा एरिया पहले से स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स के कंट्रोल में होता है। से सैकड़ों हेविली आर्म्ड सोल्जर्स घोस्ट्स की तरह बेस के आसपास हर कोने में छुपे हुए होते हैं। फिर उनके कैप्टन हमारे सामने आता है। वो करीब 40 साल का आदमी होता है, जिसका कोड नेम कांगलांग होता है। और फिर वो तेजी से हमारी तरफ चलकर आता है। कांगलांग तेजी से श्याओ वेनजून के सामने आकर रुकता है और एकदम मिलिट्री स्टाइल में रिपोर्ट करता है। टीम लीडर श्याओ, वुल्फिंग स्पेशल ब्रिगेड ने डार्क प्लान के हिसाब से पूरा डिप्लॉयमेंट कर दिया है। आसपास के 1 किलोमीटर के अंदर जितने भी पॉसिबल टारगेट्स थे, उन सबको क्लियर कर दिया गया है। जिस पर श्याओ वेनजून उससे पूछता है, बेस के अंदर कोई अबनॉर्मल चीज मिली? जिसके जवाब में कैंगलांग सिर हिलाता है, नहीं। फिर श्याओ वेनजून कहता है, बहुत बढ़िया, चलो। जिस पर कैंगलांग हमें बेस के मेन गेट की तरफ ले जाने लगता है। बेस का गेट पूरी तरह बंद होता है। उसके ऊपर जंग लगी होती है और उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे पिछले 10 सालों से वो कभी खुला ही ना हो। फिर श्याओ वेनजून अपना एन्क्रिप्टेड डिवाइस निकालता है। कुछ सेकंड्स बाद सामने का बड़ा गेट एक भारी आवाज के साथ खुलने लगता है, जिस पर गेट खुलते ही अंदर से ठंडी और गीली हवा बाहर आती है। उसके साथ एक अजीब सी बासी स्मेल भी होती है। गेट के अंदर एक लंबा और अंधेरा पैसेज होता है। वो इतना गहरा होता है कि उसके आखिर में क्या है यह दिखाई भी नहीं देता, जैसे वो सीधा किसी एबिस की तरफ जा रहा हो। जिस पर कैंगलांग 2 स्पेशल फोर्सेस को आगे भेजता है। दोनों सोल्जर्स मशीन गन पकड़े होते हैं और उनके टैक्टिकल फ्लैश लाइट्स ऑन होते हैं। उनकी लाइट्स अंधेरे को काटती हुई अंदर तक जाती हैं, लेकिन अंदर कोई नहीं होता। सिर्फ पैसेज की दीवारों पर टूटी हुई पेंट और जंग दिखाई देती है। जिस पर श्याओ वेनजून हाथ से इशारा करता है और फिर हम सब अंदर जाने लगते हैं। अंदर का बेस बाहर से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। पासेज के दोनों तरफ कई बंद लैबोरेटरी डोर्स होते हैं। उन दरवाजों पर अलग अलग वार्निंग साइंस लगे होते हैं। कहीं लिखा होता है नो पोल्यूशन, कहीं हाई रिस्क एक्सपेरिमेंट, कहीं अनअमारिकर अनऑथोराइज्ड एंट्री प्रोहिबिटेड। 10 सालों तक छोड़ दिए जाने की वजह से पूरी जगह में सड़न और बर्बादी फैल चुकी होती है। दीवारों और पाइप्स पर मोटी डस्ट जमी होती है, यहाँ तक कि जमीन पर मॉस भी उग चुकी होती है। फिर अचानक मेरी नजर एक ऐसे डोर पर पड़ती है जो बाकी दरवाजों से थोड़ा नया लगता है।
जिस पर उसके पास जाकर देखने पर पता चलता है कि उस डोर पर तोड़ने के निशान बने हुए हैं, जैसे किसी ने कुछ वक्त पहले ही उसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश की हो। फिर कैंगलंग एक स्पेशल फोर्स को आगे आने का इशारा करता है और अगले ही पल वो सोल्जर जोर से डोर पर अटैक करता है। एक तेज धमाके के साथ डोर खुल जाता है, जिस पर उसके अंदर एक बड़ा लैब रूम दिखाई देता है और लैब के बीचों बीच एक बहुत बड़ा मेटल कल्चर टैंक रखा होता है। उसके अंदर गहरे पीले रंग का लिक्विड भरा होता है और उस लिक्विड के बीच में एक अजीब सा ऑब्जेक्ट तैर रहा होता है, जिसे देखते ही हम सबकी आंखें फैल जाती हैं, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट एयरपोर्ट पर मिले उस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से बहुत मिलता जुलता होता है, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा बड़ा होता है, लगभग आधे इंसान जितना। वो किसी बड़े गंदे और डरावने ट्यूमर की तरह दिखाई देता है, जो उस पीले लिक्विड के अंदर चुपचाप तैर रहा होता है। उसके चारों तरफ कई पाइप्स और वायर्स लगे होते हैं और वो सब जाकर एक बड़े कंसोल से जुड़े होते हैं। कंसोल की स्क्रीन पर हरी रोशनी चमक रही होती है। वहां लगातार कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल डेटा और एनर्जी वैल्यूज दिखाई दे रही होती हैं, जिस पर झोंगली सामने का सब कुछ देखकर धीरे से कहता है, यह आखिर क्या है। फिर उसकी नजर उस टैंक के अंदर तैर रही चीज पर टिक जाती है और अगले ही पल उसका चेहरा बदल जाता है, क्योंकि वह चीज पूरी तरह स्टैटिक नहीं होती। उसकी सरफेस बहुत धीरे धीरे हिल रही होती है, जैसे वो सांस ले रही हो, जिस पर श्याओ वेंजून का चेहरा पूरी तरह बदल जाता है। फिर वो तुरंत चिल्लाता है, इस लैब को अभी के अभी सील करो, कोई भी इसके पास नहीं जाएगा। इसके बाद वो आगे कहता है, आसपास की हवा, पानी और मिट्टी तुरंत चेक करो। मुझे जानना है कि यहाँ किसी बायोलॉजिकल लीक का खतरा है या नहीं, जिस पर कैंगलंग तुरंत ऑर्डर पास कर देता है। फिर स्पेशल फोर्सेस पूरे एरिया के चारों तरफ वायर लगा देते हैं और बायोकेमिकल टेस्टिंग टीम प्रोटेक्टिव सूट पहनकर अंदर जाती है, जिस पर दूसरी तरफ कंसोल को सिस्टम से कनेक्ट किया जाता है और उसमें मौजूद एनक्रिप्टेड डेटा तेजी से ट्रांसफर होने लगता है। तभी एक टेक्नीशियन अचानक जोर से बोल पड़ता है, टीम लीडर, रिजल्ट्स आ गए। एयर एंड सॉइल दोनों नॉर्मल हैं, लेकिन फिर वो अपने हाथ में पकड़े डिवाइस की तरफ देखता है और उसकी आवाज बदल जाती है। लैब के अंदर एनर्जी फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, जैसे यहाँ कोई बेहद पावरफुल रिएक्टर लगातार एनर्जी छोड़ रहा हो, जिस पर वो उस टैंक के अंदर मौजूद ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करता है और फिर धीरे से कहता है, यह चीज एक सिंथेटिक रिएक्टर जितनी एनर्जी छोड़ रही है। यह सुनते ही श्याओ वेंजून एकदम रुक जाता है। एक रफ स्टोन रिएक्टर जितनी एनर्जी छोड़ सकता है, यह नामुमकिन है। फिर वो अचानक कंसोल के सामने से उठकर वापस उस कल्चर टैंक की तरफ देखने लगता है। उसकी आंखों में अब सिर्फ सीरियसनेस होती है। फिर वो धीमी आवाज में कहता है, किएन वेनेबो का असली टारगेट यही था। वो यहाँ 3 छोटे रफ स्टोन्स देने नहीं आया था, वो यहाँ इस बड़ी चीज को एक्टिवेट करने आया था। ये सुनते ही मेरा दिमाग कुछ पल के लिए पूरी तरह खाली हो जाता है। एक्टिवेट, ये चीज ऑलरेडी जिंदा लग रही है। अगर ये एक्टिवेट हो गई तो फिर क्या होगा? और तभी श्याओ वेंजून के एनक्रिप्टेड डिवाइस से अचानक अलार्म बजने लगता है, दीदी दीदी दीदी, जिस पर वो तुरंत नीचे देखता है और अगले ही पल उसका चेहरा और ज्यादा गंभीर हो जाता है। फिर वो कहता है, बुरा हो गया, चियान वेनेबो के छोड़े हुए कुनलून फाइनल डेस्टिनेशन नहीं थे, वो सिर्फ एक की थे, किसी और चीज को एक्टिवेट करने के लिए। अगर कुनलून माउंटेन बायोलॉजिकल साइंस रिसर्च सेंटर सिर्फ एक ट्रांजिट स्टेशन है, तो असली डेस्टिनेशन इससे भी नीचे है और ज्यादा गहराई में। यह सुनते ही झोंगली का गला सूख जाता है। फिर वो डरते हुए कहता है, यहाँ तक ही हमारी पहुंच है, इसके नीचे सिर्फ लेजेंड्स में बताई जाने वाली फॉरबिडन एरिया है। उस जगह की सिक्योरिटी पूरे देश में सबसे ऊपर है, यहाँ तक कि उसके ब्लूप्रिंट्स भी पब्लिक नहीं है। लेकिन श्याओ वेंजून उसकी बात नहीं सुनता। उसकी नजर एनक्रिप्टेड डिवाइस की स्क्रीन पर टिक जाती है। वहां एक नया कोऑर्डिनेट ब्लिंक कर रहा होता है और वो कोऑर्डिनेट इसी बेस के नीचे जमीन के बहुत गहरे हिस्से की तरफ पॉइंट कर रहा होता है, जिस पर श्याओ वेंजून तुरंत कांगलांग की तरफ मुड़ता है। फिर वो कहता है, सारे डेमोलिशन एक्सपर्ट्स को बुलाओ, मुझे सबसे कम वक्त में उस फोरबिडन एरिया तक जाने वाला रास्ता चाहिए। जिस पर कांगलांग का चेहरा भी गंभीर हो जाता है। फिर वो धीमी आवाज में कहता है, टीम लीडर श्याओ, मुझे नहीं लगता कि यह पॉसिबल होगा। उस फॉरबिडन एरिया की प्रोटेक्शन किसी नॉर्मल जगह जैसी नहीं है, उसे फोर्ट्रेस के स्टैंडर्ड पर बनाया गया था। यहाँ तक कि सबसे एडवांस्ड डेमोलिशन भी हमारी स्पेशल ब्रिगेड का डिवाइस एक क्रैक को उड़ाने में कम से कम 20 घंटे लेता है। जिस पर श्याओ वेंजून की आंखें पूरी तरह डिस्पेयर से भर जाती हैं और वह कहता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। फिर वह दोबारा कहता है कि गौ इवान ने बताया था, आज दोपहर 3 बजे वाला टाइम ही असली टाइम है। जिसके बाद उसे समझ आता है कि पहले वेनेबो का पर्पस हमें 3 बजे लाइब्रेरी में रोककर हमारा टाइम वेस्ट करना था, ताकि वह यहाँ कोऑर्डिनेट्स डिटोनेट करके रफ स्टोन को एक्टिवेट कर सके। जिस पर वह कहता है कि उसका रियल पर्पस फॉरबिडन एरिया के और भी गहरे हिस्से को एक्टिवेट करना था। अगर मेरा गेस सही है तो फॉरबिडन एरिया का डिवाइस अभी तक एक्टिवेट हो चुका होगा। फिर उसकी नजर कल्टीवेशन एरिया में रखे उस जायंट रफ स्टोन पर जाती है, जिसके सरफेस पर मूवमेंट अब और तेज होने लगता है। साथ ही उसके अंदर मौजूद 5 कलर्ड लिक्विड हल्की पर्पल लाइट छोड़ना शुरू कर देता है। जिस पर मैं अचानक बोलता हूँ, यह बड़ा रफ स्टोन अपने आप में एक एनर्जी कन्वर्टर है। यह आसमान और धरती से किसी तरह की एनर्जी लेता है और फिर
वेनबो के छोड़े हुए कोऑर्डिनेट्स के थ्रू उसे एक स्पेसिफिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है जो फॉरबिडन एरिया के डीपर सेक्शन को एक्टिवेट करने के लिए यूज होता है। फिर मैं कहता हूँ कि पहले वाले वेनबो का पर्पस छोटे रफ स्टोन्स को बाहर ले जाना नहीं था, बल्कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर कुछ भेजना था। मेरी बात सुनकर श्याओ वेंजून की आंखें अचानक चमक उठती हैं, जिस पर वह जोर से ताली मारता है और कहता है, तुम बिल्कुल सही हो। रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर हमारे देश को बहुत पहले आउटर स्पेस से मिला एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट रखा गया था, जिसे सबसे बड़े साइंटिस्ट्स ने गॉड्स सीक्रेट मेडिसिन नाम दिया था, क्योंकि कोई भी उसकी रियल नेचर को एनालाइज नहीं कर पाया था। इसी वजह से कुनलुन माउंटेन बायोलॉजिकल साइंस रिसर्च सेंटर बनाया गया था और वहां उस पर सीक्रेट रिसर्च शुरू होती है। लेकिन फिर रिसर्च के दौरान एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सका, जिसके बाद उस जगह को छोड़ना पड़ा। फिर श्याओ वेंजुन कहता है कि उनका असली टारगेट यही डिवाइन एलिक्सर है और ये रफ स्टोन्स उसी डिवाइन एलिक्सर को एक्टिवेट करने वाली एनर्जी है। प्लेटो सिर्फ एक मैसेंजर है, जबकि वेनबो उसका एक्टिवेटर है। उनका रियल पर्पस इन रफ स्टोन्स की एनर्जी का यूज करके फोरबिडन एरिया की गहराई में मौजूद गॉड सीक्रेट मेडिसिन को कंट्रोल करना या शायद उसे अवेकन करना है। यह कहते हुए श्याओ वेंजुन का फेस और ज्यादा सीरियस हो जाता है। फिर वह कहता है, अगर गॉड सीक्रेट मेडिसिन जाग गया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वह हमारी हर चीज डिस्ट्रॉय कर सकता है। जिस पर मैं तुरंत कांगलैंग से पूछता हूँ, क्या फॉरबिडन एरिया में जाने का कोई दूसरा रास्ता है? यह सुनकर कांगलैंग कुछ देर सोचता है और फिर कहता है, एक रास्ता है। इसके बाद वह श्याओ वेंजुन की तरफ देखता है और कहता है कि 10 साल पहले हुए एक्सीडेंट के बाद रिस्ट्रिक्टेड एरिया में दोबारा ऐसा कुछ हो जाए, इससे बचने के लिए हमने सीक्रेटली एक इमरजेंसी सेल्फ डिस्ट्रक्ट पैसेज बनाया था। इस रास्ते से हम हाई एनर्जी सब्सटेंस को डायरेक्टली रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर भेज सकते हैं और उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन यह रास्ता सिर्फ वन वे है। जो भी रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर जाएगा वह कभी वापस बाहर नहीं आ पाएगा। और पैसेज के अंदर अजीब ट्रैप्स और डेडली मैकेनिज्म्स लगे हुए हैं जिन्हें कभी टेस्ट भी नहीं किया गया। आज तक कोई भी उस रास्ते से अंदर नहीं गया है। यह सुनकर श्याओ वेंजुन की आंखें तुरंत रिजॉल्व से भर जाती हैं, जिस पर वह कहता है, मुझे वहां ले चलो टीम लीडर श्याओ। जिसके जवाब में सैंगलांग और जोंगले दोनों एक साथ चिल्ला पड़ते हैं, आप नहीं जा सकते, आप टास्क फोर्स के लीडर हैं, आप ये रिस्क नहीं ले सकते। फॉरबिडन एरिया के अंदर क्या है कोई नहीं जानता, वहां सिर्फ डेंजर है। जिस पर श्याओ वेंजुन सीधे कहता है, मैं ही टीम लीडर हूँ, यहाँ हर चीज पर मेरा हाईएस्ट अथॉरिटी है। सिर्फ मैं ही सारे अलार्म्स और प्रोटेक्शन सिस्टम्स को डिसेबल कर सकता हूँ, सिर्फ मैं ही तुम लोगों को अंदर ले जा सकता हूँ। फिर वह अचानक मेरी तरफ देखता है और कहता है, जुआंग है, तुम मेरे साथ चलोगे, मुझे तुम्हारी इंट्यूशन चाहिए, मुझे तुम्हारी आंखें चाहिए। जिस पर मैं बिना एक पल गनवाए कहता हूँ, ठीक है। मेरा जवाब बिल्कुल साफ था, क्योंकि अब मुझे समझ आ चुका था कि यह सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है, यह देश के लिए है, नेशन के लिए है और हम सबकी सेफ्टी के लिए है। मेरे जवाब को सुनकर कुरुरो की आंखों में हल्की एडमिरेशन दिखाई देती है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। फिर वह मुड़ता है और हमें बेस के एक और हिडन कॉर्नर की तरफ ले जाने लगता है। वहां एक एलॉय डोर होता है जो देखने में बिल्कुल नॉर्मल वॉल जैसा लगता है, जिस पर श्याओ वेंजुन अपनी एनक्रिप्टेड डिवाइस पर ऑपरेशन करता है और एलॉय डोर धीरे धीरे खुलने लगता है। डोर के पीछे पहले से भी ज्यादा गहरा, ज्यादा डार्क और ज्यादा ठंडा पैसेज दिखाई देता है। पैसेज के एंट्रेंस पर एक रेड वार्निंग साइन लगा होता है, जिस पर सिर्फ 4 वर्ड्स लिखे होते हैं, द लिविंग एंटर। यह देखकर मैं एक गहरी सांस लेता हूँ और श्याओ वेंजुन की तरफ देखता हूँ। उसका फेस अब पूरी तरह काम हो चुका था। फिर वह धीरे से कहता है, चलो। इसके बाद वह सबसे पहले फॉरबिडन एरिया की तरफ जाने वाले उस रास्ते में कदम रखता है। फिर मैं उसके पीछे चलता हूँ, जबकि झोंगली, कांगलैंग और बाकी स्पेशल फोर्सेस पैसेज के एंट्रेंस पर गार्ड करते रहते हैं। और पैसेज बंद होने से ठीक पहले अंदर से श्याओ वेंजुन की आवाज आती है, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे ऑर्डर के बिना कोई भी फॉरबिडन एरिया के पास आधा कदम भी नहीं आएगा और एलॉय डोर को तोड़ने की कोशिश भी नहीं करेगा। जिस पर हमारे पीछे का एलॉय डोर धीरे धीरे बंद होने लगता है और हम इस अननोन डार्कनेस में पूरी तरह अकेले रह जाते हैं। अब हमारे कानों में सिर्फ हमारी अपनी हार्टबीट की आवाज गूंजती है और साथ ही डेथ की स्मेल पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग होती जाती है। यही फॉरबिडन एरिया है, यही वह रियल दुनिया है जिसके बारे में वेनबो ने कहा था। और अब हमारे आगे क्या आने वाला है ये कोई नहीं जानता। पासेज के अंदर हमारे पीछे का एलॉय डोर पूरी तरह बंद हो जाता है, जिसके बाद हमारा बाहर की दुनिया से हर कांटेक्ट कट जाता है। चारों तरफ डार्कनेस फैल जाती है, ठंडी, गीली और मेटल और डस्ट की अजीब स्मेल से भरी हुई डार्कनेस। जिस पर श्याओ वेंजुन अपना टैक्टिकल फ्लैशलाइट ऑन करता है
उसकी लाइट 10 साल से अंधेरे में डूबे हुए इस पैसेज को चीरते हुए आगे बढ़ती है, और जहां तक वह लाइट पहुंचती है वहां आगे सिर्फ एक बॉटमलेस रास्ता दिखाई देता है। हमारे सामने एक बहुत ही संकरा पैसेज होता है जिसकी वॉल्स कंक्रीट की नहीं बल्कि किसी अजीब मेटल की बनी होती हैं, जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसके ऊपर हल्की डल सिल्वर चमक दिखाई देती है। सरफेस इतना स्मूथ होता है कि कहीं कोई जॉइंट या कनेक्शन तक नहीं दिखता। ऐसा लगता है जैसे पूरा पैसेज एक ही जायंट मेटल के पीस से बना हो, जिस पर श्याओ वेंजुन उस खाली पैसेज में धीमी आवाज में कहता है, यह मिलिट्री का हाईएस्ट लेवल एलॉय है, 10 साल पहले बनाया गया था, और थ्योरी के हिसाब से यह एक छोटे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का इम्पैक्ट भी झेल सकता है। फिर वह अपनी कमर से पिस्टल निकालता है, सेफ्टी खोलता है और कहता है, मेरे पीछे रहो, अब से हम फर्स्ट कॉम्बैट रेडीनेस में हैं। सामने जो भी अननोन लिविंग क्रिएचर मिलेगा उसे होस्टिल टारगेट माना जाएगा। जिस पर मैं चुपचाप सिर हिलाता हूँ। मेरी सेंसेस अब पूरी तरह लिमिट तक पहुंच चुकी थीं। मेरी आंखें धीरे धीरे इस अंधेरे की आदी होने लगती हैं, यहाँ तक कि फ्लैशलाइट के बिना भी मैं आसपास की चीजें मुश्किल से देख पाता हूँ। मेरी इंट्यूशन एक हाई स्पीड रेडार की तरह हर तरफ स्कैन करने लगती है। पासेस बहुत लंबा होता है। हम करीब 5 मिनट तक चलते रहते हैं। हमारे पैरों के नीचे भी वही मेटल फ्लोर होता है, और हर कदम के साथ उस सुनसान जगह में एक तेज इको गूंजता है। बूम, हिट, हिट। यही आवाज उस जगह की अकेली मेलोडी बन जाती है। लेकिन तभी अचानक मेरे दिल में एक अजीब फीलिंग उठती है। सामने से एक बहुत स्ट्रांग डेंजर फील होने लगता है, जिस पर मैं तुरंत चिल्लाता हूँ, रुक जाओ, और श्याओ वेंजून का हाथ पकड़ लेता हूँ। मेरी आवाज सुनते ही श्याओ वेंजून तुरंत रुक जाता है। उसकी गन का मजल सीधे आगे की तरफ उठ जाता है। उसका पूरा शरीर एक खींचे हुए बो की तरह टेंस हो जाता है। फिर वह धीरे से पूछता है, क्या हुआ? जिस पर मैं सूखे गले से कहता हूँ, सामने कुछ है। मैं उसे फील नहीं कर पा रहा, लेकिन वह बहुत डेंजरस है। फिर श्याओ वेंजून फ्लैशलाइट को और आगे की तरफ करता है। लाइट सीधा पासेज के अंदर जाती है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं दिखता। सामने सब कुछ खाली होता है। जिस पर वह मेरी तरफ देखकर पूछता है, तुम श्योर हो? और मैं बिना नजर हटाए कहता हूँ, हाँ, क्योंकि मेरे माथे पर ठंडा पसीना आने लगता है। वह डेंजर अब और भी ज्यादा स्ट्रांग फील होने लगता है, जैसे अंधेरे में कोई इनविजिबल आंख हमें लगातार घूर रही हो। यह सुनकर श्याओ वेंजून अब मेरे जजमेंट पर शक नहीं करता। फिर वह अपनी पॉकेट से एक छोटा सिल्वर लाइट स्टिक निकालता है, जिसके बाद वह पूरी ताकत से उसे आगे फेंक देता है। वह सिल्वर लाइट स्टिक हवा में एक आर्क बनाता हुआ करीब 50 मीटर दूर जाकर जमीन पर गिरता है। लेकिन जैसे ही वह जमीन को टच करता है, उसी पल हमारे सामने का पूरा पैसेज कांप उठता है, जिस पर वॉल्स, सीलिंग और फ्लोर एक साथ ब्लड रेड लाइन से चमकने लगते हैं। वह रेड लाइंस एक दूसरे से जुड़ती जाती हैं, और सिर्फ 0.1 सेकंड के अंदर हमारे सामने एक जायंट 3 डायमेंशनल लेजर नेट बन जाता है। फिर वही सिल्वर लाइट स्टिक जो जमीन पर पड़ा था उन साइलेंट रेड लेजर्स के बीच फंस जाता है, और अगले ही पल वह कांटलेस छोटे छोटे पीसेस में कट जाता है, इतना बुरी तरह कि उसका एक भी टुकड़ा नहीं बचता, यहाँ तक कि धूल तक नहीं बचती। यह देखकर मैं और श्याओ वेंजून दोनों एक साथ गहरी सांस लेते हैं। हमारी पीठ पर तुरंत ठंडा पसीना आ जाता है, क्योंकि अगर हम अभी एक कदम और आगे बढ़ते तो हमारा भी वही हाल होता। हमारी बॉडी का एक निशान तक नहीं बचता। जिस पर श्याओ वेंजून कांपती आवाज में कहता है, इंफ्रारेड ट्रिगर लेजर अरे, ये मिलिट्री का सबसे डेंजरस डिफेंस सिस्टम है। एक बार एक्टिवेट होने के बाद कोई भी क्रिएचर इसे पार नहीं कर सकता। फिर वह मेरी तरफ देखता है। उसकी आंखों में शौक साफ दिखाई देता है, और वह पूछता है, तुम्हें यह कैसे पता चला? जिस पर मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, इंट्यूशन। इसके बाद वह लेजर नेट करीब 3 सेकंड तक चमकता रहता है, फिर धीरे धीरे गायब हो जाता है। पैसेज फिर से पहले जैसा डार्क और खाली दिखने लगता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन हम दोनों जानते थे कि मौत अभी भी वहीं है और अगले इंट्रूडर का इंतजार कर रही है। फिर मैं पूछता हूँ, अब क्या करें? जिस पर श्याओ वेंजून खुद को शांत करता है और कहता है, हर डिफेंस सिस्टम का कोई ना कोई पैटर्न होता है। या तो इसका फिक्स्ड इंटरवल होगा या फिर कोई पासवर्ड, लेकिन हमारे पास पासवर्ड नहीं है, इसलिए हमें इसका कमजोर पॉइंट ढूंढना होगा। इसके बाद हम दोनों उसी डार्कनेस में चुपचाप खड़े रहते हैं। 1 मिनट गुजरता है, फिर 5 मिनट, फिर 10 मिनट, लेकिन वह लेजर दोबारा एक्टिवेट नहीं होता। जिस पर श्याओ वेंजून की भौहें सिकुड़ जाती हैं। वह कहता है, यह स्ट्रेंज है, आर्म डिफेंस सिस्टम्स एनर्जी बचाने के लिए स्टैंड बाय में नहीं रहते। जब तक कि वह अचानक कुछ सोचता है, फिर कहता है, जब तक इसका ट्रिगर मूवमेंट ना हो। इसके बाद वह अपनी पॉकेट से एक छोटा मेटल बॉल निकालता है, लेकिन इस बार वह उसे फेंकता नहीं है। वह उसे धीरे से जमीन पर रखता है और अपने पैर से उसे आगे धक्का देता है। मेटल बॉल स्मूथ फ्लोर पर धीरे धीरे रोल करने लगता है। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, लेकिन कुछ नहीं होता। कोई लेजर एक्टिवेट नहीं होता। यह देखकर श्याओ वेंजून का फेस और सीरियस हो जाता है। फिर वह कहता है,
ना इंफ्रारेड, ना वाइब्रेशन। तो फिर इसका ट्रिगर क्या है? जिस पर मैं उस रोलिंग मेटल बॉल को घूरता रहता हूँ, तभी अचानक मेरे दिमाग में एक क्रेजी थॉट आता है और मैं तुरंत बोल पड़ता हूँ, साउंड। ये साउंड से ट्रिगर होता है। फिर मैं कहता हूँ, जब सिल्वर लाइट स्टिक जमीन पर गिरा था तब उसने आवाज की थी, लेकिन यह मेटल बॉल रोल करते हुए ऑलमोस्ट कोई साउंड नहीं कर रहा। मेरी बात सुनते ही श्याओ वेंजून की आंखें फैल जाती हैं, जैसे उसे सब समझ आ गया हो। फिर वह धीरे से अपना हाथ उठाता है और साइलेंस का इशारा करता है। इसके बाद वह अपनी उंगली अपने गले पर रखता है और सामने की तरफ इशारा करता है। उसका मतलब बिल्कुल साफ होता है। आगे का रास्ता हमें पूरी तरह बिना आवाज के पार करना होगा। एक भी साउंड नहीं, यहाँ तक कि सांस और हार्ट बीट की आवाज भी नहीं। ये लगभग इम्पॉसिबल था, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं होता। जिस पर हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर मैं एक गहरी सांस लेता हूँ। मैं अपनी ब्रीदिंग को जितना हो सके उतना स्लो कर देता हूँ। मेरा हार्ट बीट भी धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसके बाद हम दोनों दो भूतों की तरह बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे ही हम उस डेथ वाले एरिया में कदम रखते हैं, हर कदम ऐसा फील होता है जैसे किसी नाइफ की नोक पर चल रहे हों। मेरा पूरा ध्यान सिर्फ अपने कदमों और अपनी सांसों पर होता है, क्योंकि मुझे डर होता है कि कहीं मुझसे जरा सी भी आवाज ना निकल जाए। जिस पर उस समय टाइम बहुत लंबा लगने लगता है। हम करीब आधे घंटे तक धीरे धीरे चलते रहते हैं और जब मैं आखिरकार उस एरिया से बाहर निकलता हूँ, तब मुझे पता चलता है कि मेरी कॉम्बैट यूनिफॉर्म पूरी तरह पसीने से भीग चुकी है। हम मौत के मुंह से निकल चुके थे, लेकिन हमें इस बात का फील होने का टाइम भी नहीं मिलता, क्योंकि तभी हमारे सामने वाले पैसेज में एक डोर दिखाई देता है। डोर के बीच की छोटी सी क्रैक से हल्की पेल लाइट बाहर आ रही होती है, लेकिन उसी के साथ उस क्रैक से ब्लड की स्मेल भी बाहर आने लगती है। जिस पर मैं और श्याओ वेंजून एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर वह एक टैक्टिकल सिग्नल देता है। मैं अटैक वह करेगा और कवर मैं दूंगा। इसके बाद हम दोनों दीवार के साथ लगकर धीरे धीरे उस डोर के पास पहुंचते हैं। फिर श्याओ वेंजून 3 तक काउंट करता है और अगले ही पल वह जोर से डोर को किक मारता है और साइड में रोल कर जाता है, जिस पर मैं तुरंत उसके पीछे अंदर घुस जाता हूँ। हमारी गन्स सीधी अंदर की तरफ पॉइंटेड होती हैं, लेकिन अंदर का सीन देखकर हम दोनों पूरी तरह शॉक रह जाते हैं। हमारे सामने एक बहुत बड़ा सर्कुलर कंट्रोल रूम होता है, जो लगभग एक बास्केटबॉल कोर्ट जितना बड़ा होता है। उसके चारों तरफ वॉल्स पर बहुत सारे ह्यूज डिस्प्ले स्क्रीन्स लगे होते हैं, लेकिन इस समय सारे स्क्रीन्स पूरी तरह ब्लैक होते हैं। रूम के बीच में एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक लैंप जल रहा होता है, जिसकी पेल लाइट पूरे रूम में अजीब सी चमक फैला रही होती है। पूरा कंट्रोल रूम बुरी तरह बिखरा हुआ होता है। टेबल्स और चेयर्स उल्टी पड़ी होती हैं। डॉक्यूमेंट्स हर तरफ फर्श पर फैले हुए होते हैं और हर चीज पर मोटी डस्ट जमी होती है। ऐसा लगता है जैसे 10 साल पहले डिजास्टर वाले दिन यहाँ का टाइम रुक गया हो। और सबसे ज्यादा डराने वाली चीज उस रूम में फैली हुई ब्लड की स्मेल होती है, जिस पर हमारी नजर उस प्लेटफॉर्म के नीचे जाती है। वहां 10 से ज्यादा बॉडीज पड़ी होती हैं। उन्होंने व्हाइट रिसर्च सूट्स पहने होते हैं, लेकिन अब उनके बॉडीज सिर्फ सूखे हुए स्केलेटन बन चुके होते हैं। लेकिन उनकी मौत बहुत ज्यादा डरावनी लगती है। कुछ लोगों की आंखें पूरी तरह खुली हुई होती हैं, जैसे मरने से पहले उन्होंने कोई बहुत हॉरिंग चीज देखी हो। कुछ बॉडीज इस अजीब एंगल पर मुड़ी हुई होती हैं। कुछ के बोन्स पूरी तरह टूट चुके होते हैं और कुछ के चेस्ट किसी ताकत से फाड़ दिए गए होते हैं। उनका खून जमीन पर काला होकर जम चुका होता है और हमेशा के लिए उस ठंडे मेटल फ्लोर से चिपक गया होता है। यह सीन 10 साल पहले हुए उस एक्सीडेंट का होता है। एक ऐसा सीन जो किसी रियल हेल से कम नहीं लगता, जिस पर श्याओ वेंजून की आवाज कांपने लगती है और वह धीरे धीरे उन बॉडीज की तरफ बढ़ता है। उसकी आंखों में सैडनेस और एंगर दोनों दिखाई देते हैं। फिर वह कहता है, ये सब कुनलून माउंटेन प्रोजेक्ट के कोर रिसर्चर्स थे। फिर वह धीरे से कहता है, मेरे टीचर प्रोफेसर वू जोंगतियान भी इसी प्रोजेक्ट के लीडर्स में से एक थे। एक्सीडेंट के बाद उन्हें मिसिंग माना गया था, लेकिन मैंने कभी नहीं माना कि उनकी मौत यहाँ हुई होगी। ये कहते हुए उसकी नजर हर बॉडी पर घूमने लगती है, जैसे वह किसी फेमिलियर फेस को ढूंढ रहा हो। मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि इस पूरे कंट्रोल रूम को देखते हुए मैं पहले से भी ज्यादा अलर्ट हो चुका था। मेरी इंट्यूशन मुझे बता रही थी कि ये जगह उस लेजर पासेज से भी ज्यादा डेंजरस है। लेकिन यहाँ का डेंजर फिजिकल नहीं था, यहाँ कुछ और था। एक इनविजिबल प्रेशर, जैसे हवा में कोई ईविल एनर्जी मौजूद हो जो हमारे माइंड के अंदर झांक रही हो और धीरे धीरे हमारी विल को खत्म कर रही हो। फिर मेरी नजर उस ऊंचे प्लेटफॉर्म पर जाती है। उसके बीच में एक बड़ा सर्कुलर ग्रूव बना होता है, लेकिन वह पूरी तरह खाली होता है। जिस पर श्याओ वेंजून मेरे पास आता है। उसका फेस बहुत खराब लग रहा होता है। फिर वह कहता है,
उसे यहाँ से निकाल लिया गया है। इसके बाद वह रिसर्चर्स की बॉडीज की तरफ इशारा करता है और कहता है, इनके वॉन्ट्स किसी वेपन की वजह से नहीं हुए। ऐसा लगता है जैसे किसी एनर्जी ने इन्हें अंदर से एक्सप्लोड कर दिया हो। फिर वह एक बॉडी के पास बैठ जाता है। वह बॉडी बहुत दर्द में मरे हुए इंसान की तरह होती है। उसके दोनों हाथ उसके सिर को जोर से पकड़े हुए होते हैं, जैसे वह अपना सिर तोड़ देना चाहता हो। जिस पर श्याओ वेंजून उसकी उंगलियों के बीच कुछ देखता है। वहां एक बुरी तरह टूटा हुआ ब्लैक रिकॉर्डर पड़ा होता है। फिर वह उसे उठाता है और उसका प्ले बटन दबाता है। कुछ सेकंड तक सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जैसी आवाज आती है। फिर अचानक रिकॉर्डर से एक आदमी की आवाज सुनाई देती है। वह चिल्ला रहा होता है, इसे रोको, सिंगिंग को रोको, प्लीज रोको। उसकी आवाज पूरी तरह दर्द से भरी होती है। फिर वह कहता है, वह मेरे सिर के अंदर घुस रही है। इसके बाद रिकॉर्डर में एक बहुत जोर की चोर की चीख सुनाई देती है, इतनी डरावनी कि वह किसी इंसान की आवाज जैसी भी नहीं लगती। और अगले ही पल रिकॉर्डिंग अचानक बंद हो जाती है, जिस पर मैं और श्याओ वेंजून एक दूसरे की तरफ देखते हैं, क्योंकि उस आदमी ने सिंगिंग की बात की थी, लेकिन यहाँ हमें अपनी हार्टबीट के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक मुझे एक बहुत डरावनी बात समझ आती है। जिस समय से हम इस कंट्रोल रूम में आए हैं, यहाँ बहुत ज्यादा साइलेंस है, इतना ज्यादा कि ये नॉर्मल नहीं हो सकता। यहाँ ना किसी मशीन की आवाज है, ना हवा की, ना वेंटिलेशन सिस्टम की, यहाँ तक कि हमारे अपने फुटस्टेप्स की आवाज भी नहीं आ रही। ऐसा लगता है जैसे इस जगह ने हर साउंड को निगल लिया हो। यह एक एब्सोल्यूट साइलेंस वाली जगह थी। और जैसे ही मुझे ये बात समझ आती है, उसी पल मेरे दिमाग में अचानक बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे हजारों नीडल्स एक साथ मेरे सिर में घुस रही हों। और तभी एक अजीब, डरावनी और समझ से बाहर आवाज मेरे दिमाग के अंदर गूंजने लगती है। मैं अपनी ब्रीदिंग को जितना हो सके उतना स्लो कर देता हूँ। मेरा हार्ट बीट भी धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसके बाद हम दोनों दो भूतों की तरह बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते। वेंजून की आवाज सुनता हूँ। वह चिल्ला रहा होता है, जुआंग है, लेकिन मैं उसे जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि मेरी कॉन्शियसनेस उस अजीब आवाज में डूबने लगती है। फिर मेरी आंखों के सामने अलग अलग सीन्स आने लगते हैं। मैं प्लेटो का डरा हुआ फेस देखता हूँ, फिर वेनबो की वह अजीब स्माइल दिखाई देती है, और फिर मैं अपने मास्टर लिन हाइडोंग को उस एक्यूपंक्चर पॉइंट में गिरते हुए देखता हूँ, जिस पर मेरे अंदर का एंगर, सैडनेस और फियर सब कुछ कई गुना बढ़ने लगता है। मेरी सारी नेगेटिव फीलिंग्स एक साथ एक्सप्लोड होने लगती हैं और मेरी सैनिटी धीरे धीरे टूटने लगती है। मुझे लगता है कि मैं पागल होने वाला हूँ। लेकिन तभी जैसे ही मैं उस डार्कनेस में डूबने वाला होता हूँ, अचानक मेरे फेस पर एक जोरदार स्लैप पड़ता है। उस दर्द की वजह से मेरी आंखें थोड़ी खुल जाती हैं। मैं देखता हूँ कि श्याओ वेंजून मेरे सामने खड़ा होता है। उसके मुंह के कोने से खून निकल रहा होता है, उसके होंठ भी कांप रहे होते हैं। इसका मतलब उस सिंगिंग ने उस पर भी अटैक किया था, लेकिन उसकी विल पावर मुझसे ज्यादा स्ट्रांग थी। उसने अपनी टंग को काट कर खुद को होश में रखा हुआ था, जिस पर वह पूरी ताकत से चिल्लाता है, खुद को संभालो, उसे मत सुनो, उसके बारे में मत सोचो, अपने दिमाग को पकड़े रखो, यह एक मेंटल अटैक है। यह सुनकर मैं अपने दांत भींच लेता हूँ। मेरे मुंह में खून का टेस्ट भर जाता है। मैं खुद को उस दर्द पर फोकस करने की कोशिश करता हूँ ताकि उस आवाज से बच सकूं, लेकिन वह काम नहीं करता, क्योंकि वह सिंगिंग अब और भी ज्यादा क्लियर और क्रेजी होती जाती है। मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगता है और मुझे फील होता है कि अब मैं ज्यादा देर तक नहीं टिक पाऊंगा। लेकिन तभी मेरी चेस्ट पर रखा हुआ मेरे मास्टर लिन हाइडोंग का रेलिक, जो हमेशा से मेरे साथ था, अचानक हल्का सा ग्लो करने लगता है। वह एक साधारण सा ग्रे पेंडेंट होता है, लेकिन उस समय उसके अंदर से हल्की वार्म एनर्जी निकलने लगती है, जिस पर वह एनर्जी एक साफ नदी की तरह मेरे पूरे शरीर में फैल जाती है। और जैसे ही वह मेरे दिमाग तक पहुंचती है, वह पागल सिंगिंग अचानक पीछे हटने लगती है, जैसे उसे उसका दुश्मन मिल गया हो। कुछ ही सेकंड में मेरा दिमाग फिर से शांत होने लगता है, मेरा दर्द गायब हो जाता है और मैं जोर जोर से सांस लेने लगता हूँ, जैसे अभी अभी पानी में डूबने के बाद बाहर आया हूँ। जिस पर श्याओ वेंजून शॉक होकर मेरी तरफ देखता है और पूछता है, तुम ठीक हो? मैं दीवार का सहारा लेते हुए सिर हिलाता हूँ। फिर मेरी नजर अपनी चेस्ट पर जाती है। वह ग्रे पेंडेंट अभी भी हल्की गोल्डन लाइट छोड़ रहा होता है, बहुत हल्की लेकिन साफ दिखाई देने वाली। मुझे तभी समझ आता है कि उसी ने मुझे बचाया है। जिस पर श्याओ वेंजून भी उस पेंडेंट को नोटिस करता है। फिर वह पूछता है, यह क्या है? और मैं कहता हूँ, ये मेरे मास्टर की छोड़ी हुई चीज है। मुझे नहीं पता ये ग्लो क्यों करता है, लेकिन शायद ये इस मेंटल अटैक को रोक सकता है। मेरी बात सुनकर श्याओ वेंजून की आंखें और भी स्ट्रेंज हो जाती हैं। वह मुझे ऐसे देखने लगता है जैसे पहली बार मुझे देख रहा हो, जैसे वह मेरे अंदर कोई सीक्रेट ढूंढ रहा हो। लेकिन तभी अचानक पूरा सेंट्रल कंट्रोल रूम जोर से हिलने लगता है, जिस पर चारों तरफ लगे सारे ब्लैक स्क्रीन्स एक साथ ऑन हो जाते हैं। लेकिन उन स्क्रीन्स पर कोई डेटा या कैमरा फुटेज नहीं आता। वहां सिर्फ एक आंख दिखाई देती है। वह आंख बहुत बड़ी और अजीब होती है। उसके ऊपर काउंटलेस पर्पल लाइंस होती हैं और वह धीरे धीरे अपनी प्यूपिल घुमाती है, फिर सीधे हम दोनों पर आकर रुक जाती है। इसके बाद पूरे रूम में एक ठंडी,
इमोशनलेस मैकेनिकल आवाज गूंजती है। अननोन लाइफ फॉर्म्स डिटेक्टेड, इन्वेजन कंफर्म्ड, आर्क प्रोजेक्ट फेज टू एक्टिवेटेड, एलिमिनेशन प्रोटोकॉल स्टार्टेड। यह सुनते ही श्याओ वेंजून का फेस सफेद पड़ जाता है। फिर वह कहता है, वेनबो के ऑर्गेनाइजेशन ने इस जगह पर कंट्रोल कर लिया है। लेकिन उसके इतना कहते ही हमारे सामने वाले ऊंचे प्लेटफॉर्म के बीच में बना वह खाली ग्रूव अचानक खुलने लगता है। फिर उसके नीचे से एक साइलेंड्रिकल मेटल प्लेटफॉर्म धीरे धीरे ऊपर आने लगता है और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट रखा होता है। वह ऑब्जेक्ट काउंटलेस पर्पल क्रिस्टल से बना होता है। सारे क्रिस्टल्स मिलकर एक जायंट इरेगुलर स्फीयर बना रहे होते हैं। उसका साइज लगभग एक कार जितना बड़ा होता है, जिस पर उसकी सरफेस पर बहुत सारे डीप व्हर्लपल्स बने होते हैं जो बिल्कुल आंखों जैसे लगते हैं, और वह सब धीरे धीरे घूम रहे होते हैं। उस स्फीयर से एक बहुत डरावनी और ईविल फीलिंग निकल रही होती है, जिस पर मैं उसे देखते हुए धीरे से कहता हूँ, गॉड सीक्रेट मेडिसिन। मेरी आवाज तक कांपने लगती है, क्योंकि यही वह चीज थी जिसे देश पिछले 10 साल से ढूंढ रहा था। आउटर स्पेस से आई हुई वह मिस्टीरियस चीज जो इस पूरे डिजास्टर की जड़ थी। फिर वह जायंट स्फीयर अचानक एक भारी रॉयर जैसी आवाज निकालता है, जिसकी वजह से पूरा कंट्रोल रूम फिर से हिलने लगता है, जिस पर रूम की वॉल्स टूटने लगती हैं। उनमें बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं और उन क्रैक्स के अंदर से मोटे ब्लैक मेटल थ्रेड्स बाहर निकलने लगते हैं। वह ऐसे लगते हैं जैसे जायंट ब्लैक स्नेक्स जाग गए हों, और अगले ही पल वह सब हमारी तरफ पागलों की तरह बढ़ने लगते हैं। जिस पर श्याओ वेंजून जोर से चिल्लाता है और मुझे खींचकर एक कंसोल के पीछे कवर में ले जाता है। और जैसे ही हम वहां छिपते हैं, एक जायंट मेटल थ्रेड वहां आकर गिरता है जहां हम कुछ सेकंड पहले खड़े थे। उसके अटैक से एलॉय फ्लोर में एक बड़ा गड्ढा बन जाता है, लेकिन उसके बाद और भी मेटल थ्रेड्स चारों तरफ से आने लगते हैं। धीरे धीरे वह हमारे सारे रास्ते बंद कर देते हैं, जिस पर श्याओ वेंजून अपनी पिस्टल उठाता है और उन पर लगातार फायरिंग करने लगता है। दादा बुलेट्स उन ब्लैक थ्रेड्स पर लगती हैं, स्पार्क्स भी निकलते हैं, लेकिन उन पर सिर्फ छोटे व्हाइट मार्क्स बनते हैं। उन्हें कोई रियल डैमेज नहीं होता। यह देखकर मैं चिल्लाता हूँ, बेकार है ये, बेस का डिफेंस सिस्टम है, नॉर्मल वेपन्स इन पर काम नहीं करेंगे। मैं उन टूटे हुए सर्वर्स के बीच पागलों की तरह उसे ढूंढने लगता हूँ, और फिर अचानक मुझे वह दिखाई देता है। वह वहीं चुपचाप पड़ा होता है। उसके ऊपर डस्ट और टूटे हुए बॉडीज के टुकड़े पड़े होते हैं। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका होता है, जैसे उसके शरीर में खून की एक बूंद भी न बची हो। उसके मुंह के किनारे पर खून की एक पतली सी लाइन जमी होती है। उसकी कॉम्बैट यूनिफॉर्म कई जगह से फटी हुई होती है और खून उसके कपड़ों के अंदर तक फैल चुका होता है। वह अपनी आंखें बंद किए पड़ा होता है, बिल्कुल बिना हिले, जैसे उसकी सांस भी बंद हो चुकी हो, जिस पर मेरा दिमाग एकदम खाली हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे उस पल मेरे आसपास का टाइम रुक गया हो। फिर मैं कांपते हुए अपना हाथ उसके पास ले जाता हूँ और उसकी नाक के पास रखता हूँ, ठंडा, बहुत ठंडा, जिस पर उसी पल मेरी पूरी दुनिया टूट जाती है। लेकिन तभी जब मैं पूरी तरह टूटने वाला होता हूँ, मुझे अपनी उंगलियों पर बहुत हल्की सी हवा महसूस होती है, इतनी हल्की कि शायद कोई नोटिस भी ना करे, लेकिन वह रियल होती है। वह जिंदा था, वह अभी भी सांस ले रहा था। यह महसूस होते ही मेरे अंदर की सारी डिस्पेयर एक पल में गायब हो जाती है, जैसे किसी ने मुझे मौत के किनारे से वापस खींच लिया हो। फिर मैं बहुत संभल कर उसके ऊपर पड़े हुए टूटे बॉडीज और मलबे को हटाता हूँ और उसे अपनी बाहों में उठा लेता हूँ। उसका शरीर बहुत हल्का और बहुत ठंडा होता है। फिर मैं अपना कान उसकी चेस्ट पर रखता हूँ और तभी मुझे उसकी हार्ट बीट सुनाई देती है, बहुत धीमी, लेकिन अभी भी चल रही। एक बार फिर एक बार, जैसे कोई मरती हुई बटरफ्लाई आखिरी बार अपने विंग्स हिला रही हो। जिस पर मैं जल्दी से उसकी इंजरीज चेक करता हूँ। उसकी हालत बहुत बुरी होती है। उसका लेफ्ट आर्म अजीब तरीके से मुड़ा हुआ होता है। साफ पता चलता है कि वह टूट चुका है। उसकी बैक पर भी बहुत बड़ा ब्रूज होता है, शायद उसे बहुत जोर से किसी चीज ने मारा था, और उसके अंदरूनी ऑर्गन्स भी डैमेज हुए हो सकते हैं। लेकिन सबसे डेंजरस वंड उसके फोरहेड पर होता है। वहां एक गहरी क्रैक बनी होती है और उसमें से अभी भी खून निकल रहा होता है। उसे देखकर मेरा फेस और भी सफेद पड़ जाता है। मेरा दिल ऐसे दर्द करने लगता है जैसे कोई उसे नाइफ से काट रहा हो। लेकिन तभी मेरी चेस्ट पर रखा हुआ वह ग्रे पेंडेंट जो मेरे मास्टर लिन हाइडोंग ने छोड़ा था, फिर से हल्का ग्लो करने लगता है, जिस पर उसके अंदर से वही वार्म एनर्जी निकलती है। फिर मैं वह पेंडेंट उतारता हूँ और धीरे से उसके फोरहेड वाले वंड पर रख देता हूँ, और अगले ही पल एक मिरेकल होता है। जैसे ही पेंडेंट उस वंड को टच करता है, उसके अंदर से सॉफ्ट गोल्डन लाइट निकलने लगती है। वह लाइट उसके वंड को पूरी तरह ढक लेती है, जिस पर उसके फोरहेड से निकलता हुआ खून धीरे धीरे रुकने लगता है और उसकी स्किन आंखों के सामने धीरे धीरे जुड़ने लगती है, जैसे कोई इनविजिबल ताकत उसके घाव को हील कर रही हो। यह देखकर मैं पूरी तरह शॉक रह जाता हूँ। मैं कुछ बोल ही नहीं पाता, क्योंकि अब तक मुझे समझ नहीं आता कि यह चीज आखिर है क्या। यह सिर्फ मेंटल अटैक को ही नहीं रोकती,
ये वुंड्स भी हील कर सकती है। जिस पर मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है, मास्टर आपने मेरे लिए आखिर क्या छोड़ दिया था। लेकिन उस समय मेरे पास इसके बारे में सोचने का भी टाइम नहीं होता, क्योंकि इतना काफी था कि उसकी हालत फिलहाल स्टेबल हो चुकी थी। फिर मैं एक लंबी सांस लेता हूँ और पूरी तरह थककर वहीं जमीन पर बैठ जाता हूँ। ऐसा लगता है जैसे मेरी बॉडी के अंदर की सारी ताकत खत्म हो चुकी हो। मैं दीवार से टिककर जोर जोर से सांस लेने लगता हूँ, लेकिन तभी मेरी नजर कंट्रोल रूम के दूसरी तरफ जाती है और वहां जो मैं देखता हूँ उसे देखकर मेरा खून जम जाता है। जो रिसर्चर्स 10 साल से मरे हुए पड़े थे वह हिलने लगते हैं। यह कोई इल्यूजन नहीं होता, मैं साफ देखता हूँ। वह सारे ड्राइड बॉडीज जो प्लेटफॉर्म के आसपास पड़े थे अब बहुत धीरे धीरे कांपने लगते हैं। उनका मूवमेंट इतना स्लो और इतना स्ट्रेंज होता है जैसे कोई इनविजिबल ताकत उन्हें मौत की नींद से जगा रही हो, जिस पर मेरे पूरे शरीर में डर दौड़ जाता है। और इस बार जो फियर मुझे महसूस होता है वह उन मेटल टेंटलर्स से भी ज्यादा खतरनाक होता है। मैं तुरंत बेहोश पड़े श्याओ वेनजून को अपने पीछे करता हूँ, फिर अपनी गन निकालकर उन बॉडीज की तरफ एम कर देता हूँ। लेकिन मेरी उंगलियां भी कांप रही होती हैं, क्योंकि सामने जो हो रहा था वह किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। उन बॉडीज पर जमे हुए ब्राउन ब्लड स्टेन्स फिर से हिलने लगते हैं और फिर पूरे रूम में बोन्स के घिसने की डरावनी आवाज गूंजने लगती है, जिस पर मैं देखता हूँ कि उन डेड बॉडीज की हड्डियां किसी इनविजिबल फोर्स की वजह से दोबारा जुड़ने लगती हैं। फिर वह बॉडीज धीरे धीरे खड़ी होने लगती हैं, लेकिन वह इंसानों की तरह नहीं खड़ी होती। उनके शरीर अजीब तरीके से मुड़े हुए होते हैं, बिल्कुल इम्पॉसिबल एंगल्स पर, जैसे कोई चीज उनकी बॉडी को जबरदस्ती उठा रही हो। और तभी उनके शरीरों पर कुछ उगना शुरू हो जाता है, पर्पल लाइट से चमकते हुए ट्रांसलूसेंट क्रिस्टल्स। वह क्रिस्टल्स उनकी बोन्स के बीच से बाहर निकलते हैं, बिल्कुल किसी पैरासाइट की तरह। फिर वह उनके शरीर को खाना शुरू कर देते हैं, उनकी हड्डियां, उनका फ्लैश, जो कुछ भी बचा होता है। और फिर कुछ ही सेकंड्स में वह सारे बॉडीज पूरी तरह बदल जाते हैं। अब वह इंसान नहीं लगते, अब वह जायंट मॉन्स्टर्स बन चुके होते हैं, पर्पल क्रिस्टल्स से बने हुए मॉन्स्टर्स। उनका पूरा शरीर ट्रांसपेरेंट पर्पल क्रिस्टल जैसा दिखता है और उसके अंदर पर्पल ब्लैक एनर्जी धीरे धीरे घूमती हुई दिखाई देती है। उनके फेस पर कोई आंख, नाक, मुंह नहीं होता, सिर्फ एक स्मूथ क्रिस्टल सरफेस होती है। उनके हाथों में कोई वेपन नहीं होता, वह कोई आवाज भी नहीं करते, वह बस चुपचाप वहीं खड़े रहते हैं। लेकिन अगले ही पल वह सारे एक साथ हमारी तरफ मुड़ते हैं और उस पल मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मेरी सोल तक जम गई हो, क्योंकि अब मैं किसी इंसान, किसी मॉन्स्टर या किसी समझ आने वाले एनिमी के सामने नहीं था। मेरे सामने ह्यूमैनिटी की समझ से बाहर कुछ खड़ा था। वह हमें देख रहे होते हैं, वह हमें जज कर रहे होते हैं, और ये फीलिंग किसी भी अटैक से ज्यादा डरावनी होती है। लेकिन तभी मेरी बाहों में पड़ा श्याओ वेनजून हल्का सा कराहता है, जिस पर वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगता है। पहले उसकी आंखें खाली और कंफ्यूज्ड होती हैं, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने खड़े उन मॉन्स्टर्स पर पड़ती है, उसका चेहरा अचानक बदल जाता है। उसके सामने का सीन देखते ही श्याओ वेनजून का फेस बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है। लेकिन पहली बार उसकी आंखों में ऐसा डर दिखाई देता है जिसे वह छुपा नहीं पाती, जिस पर वह कांपती हुई आवाज में कहती है, यह आखिर क्या है। उसकी आवाज बहुत कमजोर और भारी होती है, जैसे वह खुद भी इस चीज को समझने से डर रही हो। फिर वह उठने की कोशिश करती है, लेकिन मैं तुरंत उसे रोक देता हूँ और वापस नीचे दबा देता हूँ। फिर मैं धीरे से कहता हूँ, मत हिलो। इसके बाद वह सामने उन क्रिस्टल मॉन्स्टर्स को देखते हुए धीरे से कहती है, गॉड सीक्रेट मेडिसिन की एनर्जी उन डेड बॉडीज को कॉन्टामिनेट कर चुकी है। यह कहते ही उसका पूरा शरीर कांपने लगता है, क्योंकि वह भी समझ चुकी थी कि इसका मतलब क्या है। फिर वह धीरे धीरे अपने आप से बोलने लगती है, आर्क प्रोजेक्ट फेज 2 प्यूरिफिकेशन क्लियरिंग। तो यह उनका रियल पर्पस था, जिस पर वह सामने उन मॉन्स्टर्स को देखते हुए कहती है, वह इस जगह को प्यूरिफाई करना चाहते हैं, इसे अपनी नई दुनिया बनाना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर एक अजीब हेल्पलेसनेस भर जाती है। नई दुनिया, क्या इसका मतलब ये क्रिस्टल मॉन्स्टर्स वही न्यू स्पीशीज हैं जिसे आर्क ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहती थी? एक ऐसी नई स्पीशीज जो पूरी तरह उस ईविल एनर्जी से बनी हो। जिस पर तभी सामने खड़े उन क्रिस्टल मॉन्स्टर्स में से एक हिलने लगता है, वह हमारे सबसे करीब होता है। फिर वह धीरे धीरे अपना हाथ उठाता है, लेकिन अब उसे हाथ कहना भी गलत होगा, क्योंकि वह पूरा आर्म कांटलेस पर्पल क्रिस्टल से बना होता है। उसके ऊपर ठंडी पर्पल लाइट चमक रही होती है। फिर वह आर्म धीरे धीरे हमारी तरफ पॉइंट करता है और अगले ही पल उसका पूरा शरीर पिघलने लगता है। वह ऐसे मेल्ट होता है जैसे कोई वैक्स हीट में पिघल रहा हो। कुछ ही सेकंड में उसका पूरा शरीर एक थिक पर्पल लिक्विड में बदल जाता है, जिस पर वह पर्पल लिक्विड फ्लोर पर फैलने लगता है। लेकिन वह किसी नॉर्मल लिक्विड की तरह नहीं बहता, वह जिंदा लगता है, जैसे उसके अंदर अपनी लाइफ हो। फिर वह तेजी से हमारी तरफ बढ़ने लगता है,
जिस पर मुझे तुरंत समझ आ जाता है वह हमें मारना नहीं चाहता, वह हमें बदलना चाहता है, वह हमें भी अपने जैसा मॉन्स्टर बनाना चाहता है। फिर मैं तुरंत चिल्लाता हूँ, जल्दी। मेरे पास सोचने का टाइम नहीं होता। मैं तुरंत वीक श्याओ वेंजून को उठाता हूँ और अपनी पीठ पर ले लेता हूँ। फिर मैं मुड़कर कंट्रोल पैनल की तरफ दौड़ता हूँ। मेरा दिमाग बहुत तेजी से काम करने लगता है क्योंकि इमरजेंसी बैकअप सिस्टम का स्क्रीन अभी भी ऑन होता है, जिस पर मैं श्याओ वेंजून को अपने पीछे रखते हुए पूरी ताकत से उस पैनल तक पहुंचता हूं। फिर मैं उसे नीचे बैठाता हूं। एक हाथ में मैं गन पकड़े रहता हूं और दूसरे हाथ से उस डस्टी टच स्क्रीन को तेजी से चलाने लगता हूं। फिर मैं बेस का पूरा स्ट्रक्चर मैप खोलता हूं, लेकिन पीछे से वह पर्पल लिक्विड तेजी से हमारी तरफ आ रहा होता है। अब वह हमसे 10 मीटर से भी कम दूर रह जाता है। उसके अंदर से एक अजीब सी स्वीट स्मेल आ रही होती है जो और भी ज्यादा डरावनी लगती है, जिस पर स्क्रीन पर दिखाई देता है कि यह बेस हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। हम जिस कंट्रोल रूम में होते हैं उसके नीचे पूरे 5 और फ्लोर्स बने होते हैं और उनमें एक बड़ा एक्सपेरिमेंटल एरिया होता है, एक एनर्जी एरिया होता है, एक इकोलॉजिकल सिमुलेशन एरिया होता है और एक जीन एडिटिंग एरिया होता है।